कारक और अनुवाद की चर्चा करने के बाद हमारा आगामी शीर्षक आता है समास। समास शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एकत्रीकरण करना, इकट्ठा करना, एक जगह करना। जबकि इसका जो पर्यायवाची शब्द है समास शब्द का यदि हम पर्यायवाची रखें तो पर्यायवाची आ जाता है व्यास। समास का विपरीत क्या हो गया? व्यास। व्यास का मतलब तो होता है किसी भी शब्द इत्यादि को फैलाना, विस्तृत करना, उसको तो हम व्यास कहते हैं। जबकि समास का मतलब हो जाता है एकत्रीकरण करना, इकट्ठा करना, छोटा करना। जैसे आपने देखा होगा कथा व्यास इत्यादि हुआ करते हैं। कथा को कहने वाले एक छोटी सी कथा को अनेक कथाएं जोड़ते जोड़ते, श्लोक प्रसंग जोड़ते जोड़ते उसकी व्याख्या बड़ी कर देते हैं, तो उनको हम व्यास कहते हैं। व्यास का मतलब फैलाना या विस्तार देना या विस्तृत रूप करना है। जबकि समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा उसका एकत्रीकरण करना, उसको एक जगह इकट्ठा करना, यही समास का शाब्दिक अर्थ हो जाता है। इसलिए समास की परिभाषा के अंदर इसकी जो परिभाषाएं दी गई हैं, सबसे बेहतर परिभाषा दी गई है समसनम समास है। समसनम समास है। वास्तव में यदि देखा जाए यहां पे सम उपसर्ग है और एक असुक्षेपणे धातु है, फेंकने के अर्थ वाली, जिसमें ऊ की संज्ञा हो जाती है, बचता अस है। और उससे जब आगे चल करके हम घय प्रत्यय करेंगे तो घय प्रत्यय करने के बाद जो रूप बनेगा वो रूप बनेगा समास है। शाब्दिक दृष्टिकोण से समसन का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरणम। संक्षिप्तीकरणम समास है। दो या दो से अधिक पदों के बीच में कई प्रकार के चिन्ह हुआ करते हैं। उन चिन्हों को हटा करके यदि हम एक ही शब्द बना लें तो वो जो कार्य किया जाता है उसी को समास कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं पदानाम एकी भवनम समास है। पदों को एक बनाने का जो काम है उसी को समास कहा जाता है। पदानाम एकी भवनम मतलब ये हुआ पदों को एक करने का भाव, एक करने का। जैसे मान लो, जैसे कि आपने देखा होगा पहले तार इत्यादि हुआ करते थे मैसेज वगैरह भेजने के लिए, तो तार में क्या होता था, जितने शब्द होते थे उतने ही शब्दों के अनुसार चार्ज लगा करता था कि 5 शब्द हो गए, 10 शब्द हो गए, 20 शब्द हो गए, और उसी के अकॉर्डिंग चार्जेस लगा करते थे कि इसका इतना रुपए चार्ज हुआ, इसका इतना रुपए चार्ज हुआ। तो ऐसे प्रसंगों में शब्दों को संक्षिप्त किया जाए तो वो एक ही बात जो आप 20 शब्दों में कहना चाहते थे वही बात आपकी 10 शब्दों में आ जाए या 15 शब्दों में आ जाए, तो इसी काम को कहा जाता है संक्षिप्तीकरण। जैसे मान लो आपने कहा कि दशरथ का पुत्र जा रहा है। हिंदी में यदि हम बोले तो दशरथ का पुत्र, आपने 3 शब्दों का प्रयोग किया। और यदि संस्कृत में बोले तो दशरथस्य पुत्रः, इस तरह के 2 शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन यदि आप समास कर दो दशरथस्य पुत्रः, इन दोनों में समास करके आपने रूप बना दिया दशरथ पुत्रः, दशरथ पुत्रः। अब बताइए 3 शब्दों हिंदी वाले या 2 शब्द संस्कृत वाले, उनके स्थान पर एक ही शब्द बन गया दशरथ पुत्रः। अब वो लाइन एक आर पार खिंच गई। समास की यही बड़ी पहचान है। समास का मतलब ही ये होता है कि लाइन आर पार खिंच जाना। जैसे आपने पहले तो क्या बना रखा था, दशरथस्य एक शब्द था, पुत्रः एक अलग शब्द था, और आपने समास करने के बाद जो विभक्ति के चिन्ह हैं इनको हटा करके आपने रूप क्या बनाया, दशरथ पुत्र है। एक लाइन खींची पूरी आर पार। अब ये 2 के बजाय शब्द कितना बन गया, 1 बन गया। इसी को कहा जाता है समास। इसी को कहते हैं पदों का एकीभवन। एकीभवन का मतलब यह हुआ 2 या 2 से अधिक पदों के स्थान पर एक ही पद बनाया जाना, एक ही पद बनाने का कार्य कर देना, यही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। वास्तव में देखा जाए यहां पर 2 या 2 से अधिक पदों, लेकिन वो पद कैसे होने चाहिए, समर्थ या सक्षम पद होने चाहिए। समर्थ या सक्षम का मतलब यह हुआ, आपने ये कहा ना कि दशरथस्य पुत्र है, तो ये दशरथ का पुत्र कोई संभव है, राम इत्यादि दशरथ के पुत्र थे, इसलिए आपने दशरथस्य पुत्र है ऐसा रूप बना दिया।
लेकिन आप यदि यह कह देते कि वंध्यायाः पुत्र है, वंध्या का पुत्र, अब दैनिक जीवन के अंदर वंध्या का शाब्दिक अर्थ होता है बांझ महिला। अब बांझ है तो पुत्र नहीं हो सकता, और यदि उसके पुत्र है तो वो बांझ नहीं रहेगी। तो आपने जो सेंटेंस कहा ना कि बांझ का पुत्र, ऐसे प्रसंगों में कभी भी समास कार्य नहीं होगा। जैसे आपने कहा गाय के सींग, अब गाय के तो सींग होते हैं, दैनिक जीवन में संभव है, तब तो समास कार्य हो जाएगा। लेकिन आपने कहा खरगोश के सींग, अब खरगोश के सींग होते ही नहीं है, तो इनके बीच में समास कार्य नहीं होगा। इसलिए यहां पे शर्त क्या रख दी, समर्थ पद होने चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, उसमें कोई एक अर्थ को देने की एक सामर्थ्य होना चाहिए, एक सक्षमता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एक मीनिंग देने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, तभी जाकर के समास कार्य होगा। उन दोनों पदों के बीच में विभक्तियों के जो चिन्ह है ना, उनको हटा करके एक ही पद बनाया जाना, एक पद बनाया जाना समास कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, दशरथस्य पुत्र है, इसमें जो दशरथस्य के अंत में जो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है स्य, इसको हटा करके आपने रूप क्या बनाया, दशरथ पुत्र है बनाया। ये दशरथ से पुत्र है की जगह आपने जो दशरथ पुत्र है बनाया, ये काम करना ही क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। इसी को हम कहते हैं समास का प्रसंग, इसी को हम कहेंगे समास का कार्य। इस प्रकार से समास का शाब्दिक अर्थ हो गया दो या दो से अधिक पदों को जो उनके बीच में जो विभक्ति के चिन्ह हैं उनको हटा करके एक पद बनाया जाना, वही क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। और जैसे कि मैंने बताया आपको, ये केवल सक्षम पदों के बीच में ही होगा। मतलब ये हुआ कि जिनका कोई प्रसंग लौकिक प्रक्रिया में संभव नहीं हो, उनके बीच में कभी भी समास कार्य नहीं होगा। मतलब जैसे मैंने बताया ना, वंध्या का पुत्र अब दैनिक जीवन में है ही नहीं, खरगोश के सींग दैनिक जीवन में है ही नहीं, उनके बीच में कभी भी समास कार्य नहीं होगा। समास के प्रसंग में यहां पर अब देखो एक दो शब्दावली आ रही है, उससे आप समझ जाइए। देखो आपने जो समास बनाया, जैसे दशरथ पुत्र है बनाया, उसका जो अर्थ बताने के लिए आप जो वाक्य बनाया ना, दशरथस्य पुत्र है, इसको कहा जाता है विग्रह, जिसको आप सामान्य तौर पर समास विग्रह या फिर सामासिक विग्रह शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। विग्रह कह दीजिएगा, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, सामासिक विग्रह, समास के दौरान किया गया विग्रह कह सकते हैं, या फिर सीधे तौर पर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं समास विग्रह। क्या होगा, ध्यान है, संधि के अंदर तो टुकड़ों को हम क्या कर रहे थे, विच्छेद बोल रहे थे, संधि विच्छेद, और यहां पे सामान्य तौर पर क्या कहा जाएगा, विग्रह कहा जाएगा। मतलब उसके लिए वो जो रूप बना था ना, उस रूप के लिए जो सेंटेंस, उसके अर्थ को बताने वाला जो सेंटेंस आपने यूज किया, उसी को क्या कहा जाएगा, विग्रह कहा जाएगा। जैसे दशरथस्य पुत्र है, अब ये क्या माना जाएगा, विग्रह माना जाएगा। और इसी को व्याकरण में कहा जाता है व्यस्त। देखो मैंने क्या बताया, समास का अपोजिट क्या है, व्यास। तो वहां पे जो विग्रह वाला पद है उसको तो क्या कहेंगे, व्यस्त। ध्यान रखना, यह व्यस्त बिजी वाला व्यस्त नहीं है। व्यस्त का मतलब फैला हुआ, व्यस्त का मतलब टुकड़ों के अंदर। हम कहते हैं ना अस्त व्यस्त जिंदगी हो गई, मतलब जिंदगी टुकड़ों में हो गई, खंडों में हो गई, फैल गई, एक जगह इकट्ठी ना होकर के विस्तृत सी हो गई, इसको कहा जाता है व्यस्त। जैसे विग्रह जो भी आएगा उसको हम व्यस्त कहेंगे। और समास करने के बाद जो रूप बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। जैसे कि ये विग्रह था ना, इस विग्रह के अंदर आपने क्या बनाया, दशरथ पुत्र है, इसी को क्या कहा जाएगा, समस्त। व्यस्त और समस्त क्रमशः व्यास और समास से बने हैं। जो टुकड़े टुकड़े रहेंगे उसको तो संस्कृत में कहा जाएगा व्यस्त पद, और समास करने के बाद जो रूप बना उसको हम क्या कहेंगे, समस्त पद। फर्क कितना सा आ गया, बात वही है, धातु वही है, सम उपसर्ग अस धातु, और यहां पर इक्तय प्रत्यय, इक्तय प्रत्यय करेंगे तो रूप बन गया समस्त। और यदि सम की जगह वी उपसर्ग लगा दें, अस प्लस इक्तय अस्त, वी प्लस अस्त, और क्या रूप बन जाएगा, व्यस्त। वी से विग्रह याद रखना, विग्रह वाला प्रसंग होगा तो व्यस्त, और स से समास याद रखना, समास करने के बाद जो रूप बनेगा वो क्या कहलाएगा, समस्त। मतलब दशरथ पुत्र है, ये तो समस्त पद है, और
दशरथस्य पुत्र है वो क्या है, व्यस्त पद है। इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है परीक्षा के अंदर विभिन्न प्रश्नों को पूछते समय। तो व्यस्त का मतलब बिजी नहीं है, और समस्त का मतलब वो टोटल वाला नहीं है। समस्त का मतलब समास किया हुआ पद, और व्यस्त का मतलब विग्रह किया हुआ पद। इन शब्दों से आप परिचित रहिए, परीक्षा में इनको प्रयोग में लाया जा सकता है। अब ये जो रूप बनाना दशरथ पुत्र है, इसमें से जो पहले वाला पद है इसको तो कहा जाएगा पूर्व पद। समास करने के बाद जो दो शब्द, सामान्य तौर पर यद्यपि समास तो हम सैकड़ों शब्दों में कर सकते हैं, लेकिन दैनिक जीवन की प्रक्रिया में जो दो पद हैं, दो पदों के अंदर समास ज्यादा होता है, और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से तो दो ही पद वाला पूछेगा। इसमें से दशरथ तो हो गया पूर्व पद, और जो पुत्र है वो क्या हो गया, उत्तर पद या बाद वाला पद। पूर्व का मतलब पहले वाला, और पुत्र का मतलब उत्तर का मतलब बाद वाला। मतलब पहले वाला पद पूर्व पद और बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे दशरथ पुत्र में दशरथ तो कौन सा हो गया, पूर्व पद हो गया, और पुत्र क्या हो गया, उत्तर पद। इस प्रकार से आप इन शब्दों से परिचित हो जाइए। बार बार मैं इनकी चर्चा यहां पर करूंगा। अब दो तीन बातें और विशेष हैं जो कि पूरे समासों के दौरान आपके काम आएगी। जैसे कि मैंने बताया था, संधि कार्य का प्रकरण हम देख चुके हैं। यदि दो पदों के बीच में समास कार्य हो रहा है, और यदि समास के साथ साथ उनके बीच में कोई भी संधि भी प्राप्त हो रही है, तो संधि कार्य करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको अनिवार्य तौर पर संधि कार्य करना है। संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे एक नियम आ जाता है। समास के प्रसंग में जो संधि कार्य है वो नित्य रूप से होता है, नित्या समासे। समास के प्रसंग में मतलब ये हुआ, वो दोनों टुकड़े हैं ना, उनके बीच में, जैसे मान लो आपने बनाया रमाया ईसः, रमा का स्वामी, तो मूल पद था रमा और आगे शब्द आया ईस, तो रमा और ईस में आ और ई में संधि प्राप्त हो रही है, तो आप इनके बीच में संधि अनिवार्य तौर पर करेंगे। रमा ईस अलग अलग नहीं लिख सकते, आपको गुण करके क्या बनाना होगा, रमेश ही बनाना होगा। मतलब समास होने पर यदि संधि कार्य प्राप्त हो रहा है तो अनिवार्य तौर पर आपको करना होगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, समास करने के बाद लाइन क्या करनी है, आर पार। समास करने का मतलब ही यही है कि लाइन पूरी एक करना। यदि टुकड़ा कर दिया तो समास नहीं माना जाएगा, आपको लाइन आर पार, चाहे वो दो शब्द आए चाहे वो तीन शब्द आए, उनके ऊपर आर पार लाइन एक ही होना, यही तो समास है, यही तो संक्षिप्तीकरण है। दो पदों को आपने एक पद बना दिया, यही तो काम समास का है। और दूसरी बात, दो तीन बातें विशेष तौर पर आएंगी। जैसे कि मैंने बताया, अभी जितने भी शब्द आएंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होंगे ना, उनके बीच में यदि कोई चिन्ह आ रहा है ना, जैसे दशरथस्य पुत्र बताया मैंने आपको, उसमें बीच में चिन्ह क्या आया था, स्या वाला, षष्ठी वाला चिन्ह आया था ना, उनका क्या हो जाएगा, लोप। मतलब समास होते ही पहले तो हमें यह करना होगा कि जो पहले वाले पद के जो चिन्ह है ना, उनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब वो दिखाई नहीं देंगे। जैसे आपने कहा ना दशरथस्य पुत्र है, तो दशरथ पुत्र है के अंदर वो दिखाई नहीं दे रहे, शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज और याद रखना, यदि पूर्व पद के अंत में न हो, पूर्व पद के अंत में, ओरिजिनल शब्द के अंत में न हो, तो उस न का भी क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कैसे, जैसे राजन शब्द है, अब मैं दशरथ पुत्र की जगह राजा का पुत्र ऐसा अर्थ ले रहा हूं, राजा का पुत्र, राजा का, राजन शब्द से षष्ठी में क्या बनेगा, राज्ञ है, राज्ञ है, पुत्र है। समास कार्य करते ही ये जो पद बने, इन पदों का मूल शब्द ढूंढना होगा। राज्ञ में मूल शब्द क्या है, राजन, और पुत्र के अंदर क्या है, पुत्र। अब यहां पे पूर्व पद के अंत में न आ गया ना, इस न का क्या हो जाएगा, लोप, और रूप क्या बनेगा, राजपुत्र है। कोई सा भी समास हो, यदि पहले वाले शब्द के अंत में न आ जाए ना, तो उस न का क्या हो जाएगा, लोप। जैसे हमने कहा आत्मा का रहस्य, अब मूल शब्द है आत्मन, और आत्मन के आगे रहस्य, न का लोप हो जाएगा, क्या रूप बनेगा, आत्म रहस्य। आत्मा की हत्या, आत्महत्या, आत्मा की गति,
आत्मगति, सब में न का क्या हो गया, लोप हो गया। तो पूर्व शब्द के अंत में यदि न होगा तो उस न का भी लोप कर देना है। तो ये दो तीन बातें सभी समासों में काम आने वाली हैं। अब सुनो, मैं अभी आपको एक लॉजिक बता रहा हूं और आपके दैनिक जीवन में, यहां तक कि हिंदी के प्रश्नों को, यदि समास का कोई प्रश्न हो तो उनको सोल्व करने में आपको काफी सहूलियत देगा। समास के 5 भेद माने गए हैं संस्कृत में, केवल समास भी, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कुल मिलाकर के 5 भेद माने गए हैं। सबसे पहले क्रमिक तौर पर ये 2 पद थे, पूर्व पद और उत्तर पद। देखो, अब मैं कुछ उदाहरण रख रहा हूं, उनसे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले उदाहरण लेता हूं मैं उपकृष्णम हतः। उपकृष्ण का, जैसे अभी मैं बताऊंगा, उप का मतलब समीप होता है, कृष्णस्य समीपम, और रूप बनेगा उपकृष्णम। जो कृष्ण के समीप वाला था वो मारा गया। ये हन धातु से इक्तय प्रत्यय का रूप है, ध्यान रखना कहीं आप द्विवचन वाला मत कर देना। हंति हतः, वहां पर भी हतः बनता है, लेकिन ये तो कौन सा है, भूतकाल वाला है, हन धातु से इक्तय प्रत्यय वाला है। अब आपने एक सेंटेंस कहा, क्या कहा, उपकृष्णम हतः, जो व्यक्ति कृष्ण के समीप था वो मारा गया, कृष्ण के समीप वाला मारा गया। तो बताओ, कृष्ण मरा कि समीप वाला, समीप वाला मराना। तो दोनों पदों के अंदर यद्यपि अर्थ तो दोनों का है, लेकिन दोनों में से प्रधान कौन हो गया, समीप वाले का। अरे आपने कहा ना कि कृष्ण के समीप वाले के गोली लगी, तो गोली कृष्ण के नहीं लगी बल्कि किसके लगी, समीप वाले के। तो यहां पर दोनों पदों में से पहले वाले पद का अर्थ प्रदान हो जाता है। ऐसा कोई भी शब्द जिसमें पूर्व पद प्रदान हो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास की पहचान यही है, दोनों पदों में से पहले वाले पद के अर्थ की प्रधानता होगी, इसीलिए इसको पूर्व पदार्थ प्रधान समास कहते हैं। यहां कृष्ण का अर्थ प्रधान नहीं होकर समीप वाले अव्यय का अर्थ प्रधान हो गया। सामान्य तौर पर इस समास में तो आपको ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होती कि सामान्य तौर पर यहां पे पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, और उस अव्यय के अर्थ की प्रधानता हो जाएगी। प्रधानता का मतलब देखो, समझ लीजिएगा वापस से, आपने कहा ना उपकृष्णम हतः, कृष्ण के समीप वाला मारा गया। तो यद्यपि कृष्ण का भी एक अर्थ तो है, लेकिन मरा कौन, कृष्ण नहीं मरा बल्कि कौन मरा, समीप वाला। उप का मतलब क्या है, समीप, समीप वाला मरा, इसलिए यहां पे पहले वाला पद ज्यादा प्रधान हो गया। तो ऐसे प्रसंगों में हम पूर्व पद प्रधान कहेंगे और ऐसे प्रसंगों में अव्ययी भाव समास होगा। जबकि दूसरा समझिए एक बार आप, जैसे आपने कहा दशरथ पुत्र हतः, जो दशरथ का बेटा था वो मारा गया। कौन मारा गया, दशरथ का बेटा मारा गया। तो बताओ, दशरथ मरा कि बेटा, बेटा मराना, मतलब यहां पे कौन सा पद प्रदान हो गया, बाद वाला पद प्रदान हो गया। आपने ये कहा ना कि दशरथ पुत्र पर गोली लगी, तो गोली दशरथ पर नहीं लगी बल्कि किस पर लगी, पुत्र पर लगी। तो यहां पर यद्यपि दशरथ का अर्थ तो था, लेकिन प्रधानता किसकी हो गई उस सेंटेंस के अंदर, किसकी हो गई, पुत्र की हो गई। तो ऐसा कोई भी प्रसंग जिसमें उत्तर पद प्रदान हो, उत्तर पद का मतलब हुआ बाद वाला पद प्रदान हो, उस समास को कहा जाता है तत्पुरुष समास कहा जाता है। इस समास में प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इस वाक्य में दशरथ के अर्थ की प्रधानता नहीं होकर के पुत्र के अर्थ की प्रधानता हुई है। अब देखो, दोनों में फर्क आ गया। उपकृष्णम हतः में समीप वाले का अर्थ प्रदान हो रहा था, और आपने यदि यह कहा कि दशरथ पुत्र है हतः, तो पुत्र के अर्थ की प्रधानता हो गई। तो बाद वाले अर्थ की प्रधानता हो जाए तो उसी को हम तत्पुरुष समास के अंदर रखते हैं। तत्पुरुष का ही एक भेद कर्मधार्य है, कर्मधार्य का ही एक भेद द्विगु है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कर्मधार्य और द्विगु समास के अंदर भी कौन से पद की प्रधानता होगी, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होगी। ध्यान रखना, संस्कृत के अंदर कर्मधार्य और द्विगु को तत्पुरुष का ही भेद माना गया है, जबकि हिंदी के अंदर इन दोनों समासों को स्वतंत्र मान लिया, और वहां पे केवल समास को नहीं मानते। हिंदी के अंदर 6 समास मान लेते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार्य, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व। केवल समास को नहीं माना जाता, कर्मधार्य और द्विगु को अलग वहां पे स्वीकार कर लिया जाता है। संस्कृत में कर्मधार्य और द्विगु
इसी तत्पुरुष के अंदर ही स्वीकार्य हैं, इसी में स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह से यहां पर आपको ध्यान रखना है, इन दोनों समासों के अंदर भी उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होगी। लेकिन इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे अभी आगे चल करके मैं बताऊंगा जब इन समासों को पढ़ेंगे। जब अभी तो ये समझ लीजिएगा तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। चलो फिर मैं एक ऐसा सेंटेंस लेता हूं, रूपवद भार्य है हतः। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी रूपवती थी, रूपवती भार्या यस्य सह, तो रूपवद भार्य है। ऐसा जो व्यक्ति जिसकी पत्नी रूपवती थी वो मारा गया, तो न तो यहां पे रूपवती मरी, न यहां पे भार्या, बल्कि उसका पति, मतलब न तो इसका अर्थ आ रहा न इसका अर्थ आ रहा, कोई अन्य ही कोई तीसरा अर्थ आ रहा है। आपने कहा ना कि रूपवद भार्य है अतः, या फिर आपने कहा ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी गायें चितकबरी थी, चितकबरी गाय वाला व्यक्ति कहलाता है चित्रगुह। अब चित्रगुह हतः है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी गायें चितकबरी थी वो मारा गया, तो न तो चितकबरी मरी न गायें मरी, बल्कि उसका जो मालिक, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, वो मरा। तो वहां पर जब कोई तीसरा ही अर्थ निकल जाए, तो ऐसा व्यक्ति कोई अन्य अर्थ निकल जाए, तीसरे पद के अर्थ की प्रधानता हो जाए, उसी को अन्य कोई पद के अर्थ की प्रधानता हो जाए, उसी को हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि शब्द का मतलब होता है, बहु का मतलब बहुत सारे, व्रीहि का मतलब होता है चावल। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके घर में बहुत सारे चावल पैदा हुए, और आपने कहा रे जिसके बहुत सारे चावल पैदा हुए थे वो मारा गया, बहुव्रीहि हतः, बहुव्रीहि हतः, तो वहां पे बहुत सारे या चावल नहीं मरे, बल्कि उनका जो मालिक था ना वो मरा, अन्य अर्थ निकल गया। इस वजह से ऐसा कोई प्रसंग जिसमें दोनों पदों के बजाय किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। गद्यांश पद्यांश में ध्यान रखना, जब कभी कोई भी पशु पक्षी या कोई भी पात्र का नाम आए, उससे पहले उसकी विशिष्टताएं जोड़ करके ऐसी बातें कही जाएंगी अन्यार्थ निकालने वाली, तो उन प्रसंगों के अंदर बहुव्रीहि समास होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। इसको भी विस्तार से आगे देखेंगे। फिर मैं एक उदाहरण लेता हूं, राम कृष्णौ हतौ। अब आपने क्या कहा, राम और कृष्ण मारे गए। कौन कौन मर गए, राम और कृष्ण दोनों मारे गए। अब यहां पे राम भी मारा गया और कृष्ण भी मारा गया, मतलब यह हुआ यहां पे दोनों के दोनों अर्थों की प्रधानता हो गई। जब दोनों के दोनों अर्थों की प्रधानता होगी, पूर्व पद की भी और उत्तर पद की भी, तो उस समास को कहा जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध, और आपको ध्यान होगा युद्ध तभी होगा जब दोनों बराबर के होंगे, टक्कर के होंगे। यदि बेचारा एक देश कमजोर हो और दूसरा देश शक्तिशाली हो, तो युद्ध करने की कोशिश ही क्यों करेंगे, वो जैसा चाहेगा वैसा करवा लेगा। द्वंद्व तब होगा जब दोनों बराबर के होंगे, दोनों शक्तिशाली होंगे। तो जब दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होगी तब जाकर के द्वंद्व समास होगा। इसलिए ये द्वंद्व समास में प्रायः उभय पद प्रदान होते हैं। उभय का मतलब क्या हुआ, दोनों, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान। जैसे कि मैंने उदाहरण बताया, राम कृष्ण हतः है, यहां पर मरने के प्रसंग में राम और कृष्ण दोनों मरे, दोनों का अर्थ प्रधान हुआ है। तो ये चार वर्गीकरण ध्यान रखना। पूर्व पद प्रदान हुआ अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रदान हुआ तत्पुरुष समास, दोनों अन्य अर्थ पद प्रदान हुआ बहुव्रीहि समास, दोनों पद प्रदान हुए द्वंद्व समास, और इन सब से बचा हुआ एरिया जो भी आ जाए उसको हम कहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे। केवल समास में उपर्युक्त चारों समासों से बचे हुए विषय को कहां पर रखेंगे, हम केवल समास में। अतः विशेष संज्ञा से रहित, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, इसलिए इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इसके केवल दो ही प्रकरण हैं, वो कौन कौन से प्रकरण हैं इसकी चर्चा लास्ट में कर लेंगे। ये विशेष संज्ञा से रहित होता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं होती। इस प्रकार से संस्कृत में कुल मिलाकर के 5 भेद माने गए हैं समासों के। देखो, मैं आपको एक सेंटेंस रख रहा हूं और आप कोई उदाहरण रट के जाते हैं, और रट के जाने के बाद एग्जाम में आपसे गलती हो जाती है। मैं एक हिंदी का उदाहरण रख रहा हूं, हिंदी का उदाहरण रख करके ही आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे आप समास डिसाइड करेंगे। मैंने एक उदाहरण लिया कि मेरा, मेरा,
पीतांबर, मेरा पीतांबर जल गया। एक वाक्य रखा मैंने, मेरा पीतांबर जल गया। और दूसरा वाक्य रखता हूं मैं पीतांबर को नमस्कार करता हूं। मैं पीतांबर को नमस्कार करता हूं। अब दो वाक्य लिए मैंने, हिंदी के ले लिए। चलो एक बार समझ लीजिएगा प्रधानता के दृष्टिकोण से। अब देखो, इधर भी क्या आया, पीतांबर, और इधर भी क्या आया, पीतांबर। अब आप घर से रट के गए कि पीतांबर में यह समास होता है, परीक्षा में देखा पीतांबर, और पीतांबर देते ही आपने वो ऑप्शन आंसर के रूप में लिख दिया, और घर आकर के माथा पकड़ के बैठ गए। आंसर की आते पता लगा कि आपका तो गलत हो गया। कभी भी कोई भी प्रश्न को जल्दबाजी में नहीं करें। कोई भी गद्यांश पद्यांश के आधार पर समास पूछ रहे हैं तो उसके भाव को समझें। अब सुनो, पहले वाले सेंटेंस को समझो। मेरा पीतांबर जल गया। पीत का मतलब होता है पीला, और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। जैसे आपने देखा होगा ना, श्वेतांबर सफेद वस्त्र वाला, कृष्णांबर काले वस्त्र वाला, ये होता है ना सामान्य तौर पर। पीतांबर पीले वस्त्र वाला। अब सुनो, मेरा पीतांबर जल गया, तो कौन जला? कपड़े के जलने की बात कर रहे हैं ना। मतलब यहां पर दोनों के अंदर कौन से पद की प्रधानता? बाद वाले पद की प्रधानता। कि मेरा पीतांबर जल गया, तो कौन जला? जला कौन? अंबर जला, वस्त्र जला ना। उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो गई। तो पहले वाले उदाहरण में तो कौन सा समास माना जाएगा? तत्पुरुष माना जाएगा ना, क्योंकि कौन से पद की प्रधानता हो गई? बाद वाले की। अब सुनो, अब मैं कह रहा हूं कि मैं पीतांबर को नमस्कार करता हूं, या फिर इसके साथ कोई शब्द भी दे सकते थे। मैं पीतांबर कृष्ण को नमस्कार करता हूं, मैं पीतांबर साधु को नमस्कार करता हूं। अब यहां पर पीतांबर को नमस्कार करता हूं, तो मैं कोई कपड़े को नमस्कार नहीं कर रहा। मैं पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले वस्त्रों को जो पहना हुआ व्यक्ति है उसको नमस्कार करता हूं। पीतांबर कृष्ण को नमस्कार करता हूं, पीतांबर साधु को नमस्कार करता हूं। और कोई नाम नहीं दिया तो भी पीले कपड़े को कोई नमस्कार नहीं करेगा, बल्कि पीले कपड़े वाले को नमस्कार करता हूं। तो यहां पर आपने तो पीले का कोई अर्थ रहा, न कोई अंबर का अर्थ रहा, कोई तीसरा अर्थ जो पीले वस्त्रों को धारण किए हुए है वो अर्थ निकल गया। तो इस वाक्य के अंदर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो गया। घर से आप एक ही चीज पढ़ के गए कि पीतांबर में यह समास होता है, लेकिन देखो दोनों वाक्यों के अंदर दोनों प्रकरणों के हिसाब से अलग अलग। अब ऐसे हिंदी के अंदर भी जब तक आप सेंटेंस के भाव को नहीं समझोगे कि यह कपड़े के लिए आया था कि कोई दूसरे व्यक्ति के लिए आया था, तब तक आप समास को डिसाइड नहीं कर सकते। तो पूर्व पद और उत्तर पद की जो ये कहानी है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलो मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं संस्कृत पुस्तक जल गई, संस्कृत पुस्तक जल गई। अब आपने देखा संस्कृत पुस्तक शब्द का प्रयोग किया मैंने एक साथ, संस्कृत पुस्तक। अब आपको बताओ, संस्कृत जली की पुस्तक जली? जली कौन? पुस्तक। उत्तर पद प्रदान हुआ तो समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और मैंने अभी उदाहरण दिया ना आपको कि जैसे चित्रगुहु हतः, जो चितकबरी गाय वाला था वो मारा गया, तो गायों का अर्थ प्रदान नहीं हुआ, बल्कि किसका? अन्य व्यक्ति जो उनका स्वामी है उसका अर्थ प्रदान हुआ। तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। ये चीज माइंड में सेट रख लेना। आपका समास का प्रश्न कोई भी गद्यांश पद्यांश के आधार पर यदि कोई समास का प्रश्न आता है तो प्रधानता के दृष्टिकोण से आप अर्थ निर्धारण कर दोगे, और उसी से हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। इस प्रकार से ये 5 भेद समास के रखे गए हैं। और समास के 5 भेदों में से सबसे पहले मैं रख रहा हूं अव्ययी भाव समास के प्रकरण को। अव्ययी भाव समास को पहले एक बार मैं स्थूल विषय की बात कर लेता हूं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे। इस समास के प्रसंग में, अव्ययी भाव समास के प्रसंग में 3 प्रकरण रखेंगे। किसी भी अव्यय का दूसरे पद के साथ समास, नंबर 1। नंबर 2 रखेंगे एक आ अव्यय को अलग से लेंगे, आ अव्यय का किसी भी दूसरे के साथ समास। और नंबर 3 प्रकरण रखेंगे संख्यावाचक वाला प्रसंग रखेंगे। संख्यावाचक का 2 प्रकरणों के साथ, एक तो वंश्यवाची और एक नदीवाची। 3 प्रकरणों के अंदर बांट करके हम अव्ययी भाव समास के प्रकरण को पढ़ेंगे। एक बार ओवरऑल एक बार मैटर को देख लीजिएगा। अब सुनो, क्रमशः चल रहा हूं मैं। अव्ययी भाव समास को आप कैसे पहचानेंगे, क्या क्या काम विशेष होता है, सुनिए।
अभी जैसे कि मैंने बताया, यहां पे जो पूर्व पद का अर्थ है वो प्रधान होता है, और ये जो पूर्व पद है ना, यहां पे प्रायः क्या आ जाएगा? अव्यय आ जाएगा। प्रायः इसलिए कहा, इन दो प्रकरणों के अंदर तो अव्यय आएगा, और तीसरा प्रकरण है ना, उसमें संख्या आएगी, इसलिए प्रायः शब्द का प्रयोग कर दिया है। प्रायः है, अव्यय होता है, संख्या का तो छोटा सा एरिया है। प्रायः है, यहां पे पूर्व पद क्या होगा? अव्यय। और आपको क्या बताया कि पहले वाले पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तो हमारा फाइनल डिसीजन क्या हो गया कि जो अव्यय का अर्थ है वही प्रधान हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था ना, उपकृष्णम हता है, तो वहां पे पहले वाला पद कौन था? उप, जो कि क्या था? अव्यय था, उसके अर्थ की प्रधानता हो गई, इसलिए अव्यय के अर्थ की प्रधानता हो जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि अव्ययी भाव समास में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता हो जाती है। नंबर 1, पहली बात तो ये क्लियर कि यहां पे पूर्व पद प्रधान होगा और वो पूर्व पद अव्यय होगा, और इसका मतलब क्या निकल गया कि अव्यय का जो अर्थ है वही प्रधान हो जाएगा। अरे आपने रीजनिंग पढ़ी होगी ना, 2 लाइनों से तीसरा निष्कर्ष निकल गया, पूर्व पद अव्यय, पूर्व पद प्रधान, इसका मतलब अव्यय का अर्थ प्रधान होता है। और यहां पे एक बात विशेष है, अव्ययी भाव समास में जितने भी रूप बनते हैं वो सारे के सारे अव्यय हो जाते हैं। समास करने के बाद जो रूप बनाया ना, आपने क्या बनाया? जैसे उपकृष्णम बना, तो उपकृष्णम जो रूप है वो सारा का सारा रूप आपको अव्यय मानना होगा, और अव्यय मानने के साथ साथ वो नपुंसक लिंग में भी होंगे। 2 काम, अव्यय भी मानेंगे और साथ में नपुंसक लिंग भी मानेंगे। और अभी समझ लीजिएगा, नपुंसक लिंग का जब कभी भी प्रसंग आएगा, नपुंसक लिंग का जब कभी भी प्रसंग आएगा तो हमेशा ध्यान रखना 2 काम। एक काम तो ये, अंत में यदि समस्त पद के अंत में जो भी शब्द है और उसके लास्ट में यदि दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर को क्या कर देंगे? ह्रस्व कर देंगे, ये ध्यान रखना। नपुंसक लिंग के अंदर दुनिया में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसके अंत में दीर्घ स्वर हो, उसको ह्रस्व कर दिया जाता है। तो दीर्घ स्वर को क्या कर दिया जाएगा? ह्रस्व कर दिया जाएगा यदि अंत में दीर्घ स्वर है तो। और यदि अकारांत कोई भी शब्द ए है, लास्ट में यदि ए है तो ए के स्थान पर आपको अम कर देना होगा, और ए के अलावा और कुछ भी शब्द है, कोई भी वर्ण है, तो न तो विसर्ग होगा न अम होगा और कुछ भी कार्य नहीं होगा। यह सबसे बड़ी पहचान है अव्ययी भाव समास की। आप उदाहरणों को देखेंगे अभी हम। देखिए अव्ययी भाव समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है? पूर्व पद अव्यय आएगा, बाद में दीर्घ स्वर यदि होगा ओरिजिनली तो उसको ह्रस्व कर देंगे, और यदि ह्रस्व करने के बाद यदि ए बचा तो ए के स्थान पे समस्त पद में अम कर देंगे, और ए के अलावा और कुछ रहा तो कोई काम नहीं होगा, न तो विसर्ग दिखेगा न अम दिखेगा। मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई शब्द जिसमें ओरिजिनली ए हो, जैसे अभी आया था उपकृष्ण, अब कृष्ण के अंत में क्या है? ए, पहले से ही ए है तो ए के स्थान पे अम हो गया और रूप क्या बन गया? उपकृष्णम। और मान लो वहां पे कृष्ण की जगह लता शब्द होता, उपलता। अब लता के अंत में क्या है? आ को पहले तो क्या कर देंगे? ह्रस्व, उपलत। अब अकारांत बन गया तो अम कार्य हो जाएगा और रूप क्या बन जाएगा? उपलतम। मतलब ए हुआ तो अम होगा, आ हुआ तो पहले ह्रस्व कर लो फिर अम कर लो। लेकिन जैसे लता की जगह होता नदी, उपनदी। अब नदी के अंत में ई बड़ा है, ई बड़े को ह्रस्व कर लीजिएगा, उपनदी, ई छोटा हो गया। अब लेकिन ए तो नहीं है तो अम कार्य नहीं होगा। अब उपनदी का उपनदी रहेगा, न तो विसर्ग आएगा और न ही अम आएगा। मतलब अव्ययी भाव समास की ये पहचान है, अकारांत होगा तो अम दिखेगा, बाकी जगह अम या विसर्ग इत्यादि कुछ भी दिखाई नहीं देंगे। ये अव्ययी भाव समास की पहचान है। समासों के प्रसंग में 2 ही चीज है पहचानने के, एक तो मुख और एक पूंछ। 2 ही चीज है, इसके आधार पर ही समास पहचानना है। मुख और पूंछ का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग और एंडिंग, इन 2 से पहचानोगे। कोई भी रूप बनने के बाद उसकी स्टार्टिंग किससे हुई और एंडिंग किससे हुई। जैसे स्टार्टिंग यहाँ पे अव्यय से हो रही है और एंडिंग में अकारांत है तो अम,
और अकारांत के अलावा और कुछ है तो कोई विसर्ग अम इत्यादि नहीं होगा। इसी से आप कोई भी समास हो, आगे चल करके हम देखेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग इन दो से ही समास को पहचानने का काम किया जाता है। चलते हैं पद के अंत में। देखो क्या कह रहे हैं, नपुंसकलिंग होने के कारण से यदि शब्द के अंत में दीर्घ स्वर होगा तो रस्व कार्य हो जाएगा, और समस्त पद के अंत में रस्व अ है तो अ के स्थान पे अम हो जाएगा, और अ के अलावा किसी भी वर्ण के होने पर कोई कार्य नहीं होगा, न तो अम होगा न विसर्ग होगा, विसर्ग इत्यादि दिखाई नहीं देंगे आपको। अव्ययी भाव समास की यही पहचान है, अकारांत है तो अम दिखेगा, अन्यथा कोई विसर्ग इत्यादि दिखाई नहीं देगा। कैसे कैसे अभी मैं सारे उदाहरण बताऊंगा तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास के अंदर एक बात और विशेष आती है, यदि पूर्व पद सह अव्यय हो, सह नाम का अव्यय है, सह का मतलब क्या होता है, साथ, सह साकम समम सार्धम, वो सारे के सारे पर्यायवाची, लेकिन उनमें शब्द क्या है, सह। यदि ये पूर्व पद में हो, सह अव्यय, अव्यय पूर्व पद में आ सकता है, तो सह के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, सह आदेश कर देंगे, लेकिन आगे कोई भी कालवाची, काल का मतलब क्या हुआ, समय, समय का वाचक शब्द नहीं होना चाहिए। समय का वाचक शब्द होगा ना तो सह के स्थान पे सह नहीं होगा, सह का सह रहेगा और बाकी जगह सह आदेश हो जाएगा। मतलब ये हुआ, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैं क्रमिक तौर पर एक एक प्रकरण वाइज, एक एक प्रसंग सह, यहां पर विभिन्न जो अर्थ हैं उन अर्थों के प्रकरण को लेकर के चल रहा हूं। जैसे कि मैंने बताया, अव्ययी भाव समास को हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहला भाग तो क्या था, किसी भी अव्यय का दूसरे समर्थ पद के साथ समास। दूसरा भाग क्या था, अव्यय का किसी भी दूसरे समर्थ पद के साथ समास। और तीसरा क्या था, संख्यावाची का किसी भी वन से और नदी के साथ समास आएगा। 3 प्रकरणों में बांट रहे हैं और पहला प्रकरण हम ले रहे हैं किसी भी अव्यय का दूसरे समर्थ पद के साथ समास। अब सुनो, यहां पे मैं कुल मिलाकर के 10 अव्यय रख रहा हूं। वैसे तो 16 अव्यय होते हैं, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और महत्वपूर्णता के दृष्टिकोण से 10 अव्ययों के प्रकरण को मैं रख रहा हूं। उन अव्ययों का अर्थ आपको याद रखना होगा कि कौन से अर्थ में कौन सा अव्यय आ रहा है। वो 10 अव्ययों का अर्थ है, वो अव्ययी भाव समास में आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं वो अव्यय है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में आता है अधि अव्यय। मतलब ये हुआ, अधि अव्यय का प्रयोग होगा सप्तमी विभक्ति के अर्थ में। अब आपने सप्तमी विभक्ति के रूप देखे, चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसकलिंग का हो। सप्तमी विभक्ति का रूप बनाने के लिए, बताने के लिए आप अधि अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको ध्यान है, ग्राम शब्द से सप्तमी में क्या बना, ग्राम में। ग्राम शब्द से क्या बना, ग्राम में। इति, इति केवल इंडिकेटर होता है। कोई भी इन्वर्टेड कोमास में लेकर के हम कहते हैं ना ये, कि आपका नाम क्या है, आपने कहा मोहनलाल, ये नाम है मेरा, तो आपने कहा ना ये नाम है मेरा, ये का प्रयोग किया, उसको संस्कृत में कहा जाता है इति। मतलब ग्राम में, इति कैसा शब्द, गांव में, सप्तमी एकवचन, इस तरह का शब्द। मूल शब्द क्या है, ग्राम। और जैसे कि मैंने बताया सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अव्यय कौन सा होगा, अधि। अब अधि, क्योंकि समास किसका होगा, अव्यय का दूसरे पद के साथ, तो जिसका समास होगा उसके ऊपर हम गोला लगाते हुए चलेंगे। अव्यय का समास हुआ, किसके साथ हुआ, ग्राम के साथ, और जिसके ऊपर गोला लगेगा उसी का पहले प्रयोग आपको करना होगा। यह ध्यान रखना, पूरी समास की प्रक्रिया में जिसका समास हो, एक का तो समास होगा दूसरे के साथ होगा, ये ध्यान रखना, एक का समास दूसरे के साथ। जैसे क्या लिखा हमने, किसी भी अव्यय का दूसरे पद के साथ, तो हमने अव्यय के ऊपर गोला लगा दिया। अधि का समास ग्राम के साथ, अब यहां पे अधि अव्यय है, और जिसके ऊपर गोला लगाएंगे ना, समास करने के बाद उसका पहले प्रयोग हो जाएगा। अब देखो रूप क्या बन गया, अधिग्राम। अब बताओ, अधिग्राम के अंत में अ है ना, मैंने क्या बताया था, अव्ययी भाव समास के अंत में यदि अ है तो अ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, और रूप क्या बना, अधिग्रामम। अब अधिग्रामम का मतलब क्या हुआ, गांव में। आप चाहते तो ग्राम में भी बोल सकते थे, और गांव की जगह आप क्या बोल सकते थे, अधिग्रामम। अधिग्रामम का मतलब भी क्या हो गया, गांव में। ऐसे देखो, सभा शब्द है, सभा शब्द से सप्तमी एकवचन में क्या बना,
सभायाम इति, सभायाम बनाना लता की तरह। अब बताओ मूल शब्द क्या है? सभा, और सप्तमी के अर्थ में कौन सा अव्यय आ गया? अधि। बताइए समास किसका होगा? अधि का। किसके साथ? सभा के साथ। अब पहले प्रयोग किसका हो जाएगा? अधि का। क्या रूप बन गया? अधिसभा। अब बताओ अव्ययी भाव समास में तो जितने भी रूप बनते हैं वो नित्य रूप से अव्यय और नपुंसक लिंग हो जाते हैं। नपुंसक लिंग के अंत में दीर्घ स्वर होगा तो उसको क्या कर देंगे? ह्रस्व। अधिसभा की जगह क्या बना? अधिसभ। अब अकारांत मिल गया ना, अकारांत मिल गया तो काम क्या हो जाएगा? अम कार्य, और रूप क्या बन जाएगा? अधिसभम। अधिसभम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अधिसभा, सभा में। जैसे आपने कहा सभा में उपस्थित सभी विद्वान, तो आप चाहें तो सभायाम का प्रयोग भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो अधिसभम। अधिसभम का भी मतलब क्या हो गया? सभा में स्थित या सभा में उपस्थित। ठीक है, मतलब सप्तमी के, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, सप्तमी के अर्थ में अधि अव्यय का प्रयोग होगा। या फिर आप इसको ऐसे याद रख लो, यदि आपके कोई रूप दे दिया, अधि लगा करके रूप दे दिया ना, तो जब भी उसका विग्रह करेंगे जो मूल शब्द है, मूल शब्द के अंदर आपको सप्तमी करनी है। जैसे मान लो परीक्षा में आ गया अधिग्रामम, तो अधि आते ही समझ जाओ कि क्या है? सप्तमी का सूचक है, और मूल शब्द क्या दे रखा है? ग्राम, तो ग्राम में सप्तमी करके विग्रह कर दो, ग्रामे इति। परीक्षा में आ गया अधिसभम, अब आपको पता है सब नाम का तो कोई शब्द नहीं है, तो आप लॉजिक लगाओ सब किससे बनता है? आ को ए भी तो हो सकता है, तो सभी या सभा, दो ही चीजें, सभी या सभा। सब शब्द है नहीं तो सभा हो सकता है, तो सभा के अंदर सप्तमी कर दीजिएगा, क्या रूप बन गया? सभायाम। चलो अब देखिए हरऊ इति, हरि शब्द का सप्तमी एक वचन क्या है? हरऊ। हरि शब्द का सप्तमी एक वचन हरऊ। हरऊ इति, हरि में, ऐसा। अब यहां पे मूल शब्द क्या है? हरि। समास किसका होगा बताइए? सप्तमी के अर्थ में अधि का। किसके साथ? हरि के साथ। पहले प्रयोग किसका हो गया? अधि का। क्या रूप बन गया? अधिहरि। अब देखो ह्रस्व करने की आवश्यकता नहीं है, हरि के अंदर पहले से ही ह्रस्व है, तो अधिहरि का अधिहरि रहा। लेकिन अकारांत होता तो अम करते, अकारांत के अलावा और कुछ है तो कोई भी काम नहीं होगा। चेक कर सकते हो, क्या यहां पे विसर्ग आया? नहीं। क्या यहां पे अम आया? नहीं। वैसे अकेला हरि शब्द के तो विसर्ग आते ना, हरि ही, लेकिन समास करने के बाद रूप क्या बना? अधिहरि। तो अव्ययी भाव समास की यह पहचान सबसे बढ़िया, उसकी पूंछ क्या है? पूंछ यह है अकारांत है तो अम दिखेगा, अन्यथा कोई भी अम या विसर्ग इत्यादि नहीं दिखाई देगा। तो ये सामान्य तौर पर। अब जैसे नगरे इति, नगर में, मूल शब्द क्या है? नगर। सप्तमी वाले अर्थ में कौन सा अव्यय? अधि का समास नगर के साथ। रूप क्या बना? अधिनगर। अब ये तो अकारांत है ना, अम कार्य हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा? अधिनगरम। क्या रूप बन गया? अधिनगरम। ऐसे देखो नद्याम इति, देखो नदी शब्द का रूप सप्तमी एक वचन में देखना, क्या रूप बनता है? नद्याम। अब यहां पे मूल शब्द क्या है? नदी। सप्तमी के अर्थ में कौन सा? अधि अव्यय का समास। किसके साथ? नदी के साथ। पहले प्रयोग किसका हो गया? अधि का। अब रूप क्या बन गया? अधिनदी। अब नदी में तो ई बड़ा है ना, ई को छोटा कर देंगे, क्या रूप बन गया? अधिनदी। और अकारांत नहीं है तो अम कार्य नहीं होगा, और क्या रूप आ जाएगा? केवल अधिनदी। मतलब ये हुआ, आप तो ये ध्यान रखना, जिस शब्द से पहले अधि आ जाए, अकारांत है तो अम कार्य, समास तो अव्ययी भाव हो गया, लेकिन उसका विग्रह करना हो, लौकिक विच्छेद बनाना हो, लौकिक विग्रह बनाना हो, तो उस मूल शब्द के अंदर आपको सप्तमी का कार्य करके इति लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, लगा दिया जाना चाहिए। नद्याम इति, सभायाम इति, कोई भी रूप बना दीजिएगा। जैसे लतायाम इति, लता में, मूल शब्द क्या है? लता। लता से पहले लगा दिया अधि, क्या रूप बन गया? अधिलता। लता के अंत में क्या है? आ को कर देंगे ह्रस्व, अधिलता। अब अकारांत है ना, अम कार्य हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा? अधिलतम। क्या रूप बनेगा? अधिलतम। इस प्रकार से आपको यह रूप बनाना होगा। चलते पहला काम कंप्लीट। सप्तमी के अर्थ में, अब ये याद रखना पड़ेगा, सप्तमी के अर्थ में कौन सा अव्यय? अधि। केवल एक ही विभक्ति का प्रसंग आएगा यहां पर, सप्तमी वाला, और उसमें कौन सा अव्यय आ गया? अधि अव्यय आएगा। इस प्रकार से नंबर 1 हमारे पास ये बात आ गई। अब आता है हमारे पास दूसरा प्रसंग। दूसरा प्रसंग है समीप। समीप अर्थ में कौन सा अव्यय आएगा? उपअव्यय आएगा। अभी याद रखना है,
जब कभी उप वाला प्रसंग आया, इसका मतलब समीप अर्थ लेकर के आएगा। आपको तो ये रूप बना करके देगा ना, गद्यांश पद्यांश के अंदर ये रूप दिखेगा। उप दिखते समझ जाना कि अव्यय भाव है, नंबर 1। और इसका विग्रह करेंगे हम किस अर्थ में करेंगे? समीप अर्थ में करेंगे। और ध्यान है, आपको कारकों में मैंने बताया था, दूर और समीपवाची शब्दों के योग में पंचमी या षष्ठी होती है, समया निक्सा के योग में तो द्वितीया, लेकिन यहां पे तो मूल शब्द समीप आएगा। समीप के योग में बताया था पंचमी षष्ठी होती है। ग्रामस्य समीपम, ग्रामात समीपम, दोनों रूप बने थे। और खुद शब्दों में द्वितीया तृतीया पंचमी सप्तमी, समीपम, समीपेन, समीपात, समीपे, चारों हुए थे। अब देखो, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप, मूल शब्द क्या है? कृष्ण। और समीप अर्थ में अव्यय कौन सा आ गया? उप। समास किसका होगा? उप का, अव्यय का, किसी दूसरे पद के साथ। पहले प्रयोग किसका हो गया? जिसके ऊपर आपने गोला लगाया उसका, उप पहले आ गया, उप कृष्ण। अब अकारांत है ना, अकारांत है, क्या काम हो जाएगा? अम कार्य हो जाएगा। रूप क्या बन गया? उप कृष्णम, मतलब कृष्ण के समीप। ऐसे आ जाइए, ग्रामस्य समीपम, समीप अर्थ में कौन सा अव्यय आ गया? उप। उप का समास ग्राम के साथ, रूप क्या बन गया? उपग्राम। अकारांत है, हम कार्य कर देंगे, रूप क्या बन जाएगा? उपग्रामम, गांव के समीप। ऐसे देखिए, नगरस्य समीपम, उप का समास नगर के साथ, क्या रूप बन जाएगा? उपनगर। अकारांत है, हम कार्य हो जाएगा, रूप क्या बनेगा? उपनगरम। नगरस्य समीपम उपनगरम। ऐसे ही लतायाः समीपम, लता के समीप, समीप अर्थ में कौन सा अव्यय आ गया? उप आ गया। उप का समास लता के साथ, पहले प्रयोग किसका हो गया? उप का, क्या रूप बन गया? उपलता। अब लता के अंत में आ है, आ को क्या कर देंगे? रस्व। लता की जगह क्या हो गया? लत। रूप क्या बन गया? उपलतम, लता के समीप। अब इनका वाक्य प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि लता के समीप मंदिर है, सेंटेंस आया, लता के समीप मंदिर है, तो क्या रूप बनेगा? उपलतम मंदिरम अस्ति। लता के समीप क्या है? मंदिर है, उपलतम मंदिरम अस्ति। उपलतम विद्यालय अस्ति, लता के समीप विद्यालय है। और लता यदि किसी का नाम हो, उपलतम सुरेशः अस्ति, लता के समीप कौन बैठा है? सुरेश बैठा है। उपलतम दिनेशः अस्ति, दिनेश है। उपलतम महेशः अस्ति, महेश है। कोई भी प्रसंग आ सकता है। अब आप ये कहो कि परीक्षा में ये आ गया, मान लो उपलतम, तो हमने उप का मतलब तो समीप निकाल लिया, लेकिन लता शब्द रखें कि लत शब्द रखें? संस्कृत में लत नाम का कोई शब्द तो नहीं है, तो यहां पे तो सामान्य तौर पर क्या होगा? लता का ही अर्थ होगा, इसलिए लता ही रखना होगा। ऐसे देखो, गोदावरी के समीप, गोदावरी से क्या रूप बन गया? गोदावर्याः समीपम, समीप अर्थ में उप का समास गोदावरी के साथ, पहले प्रयोग किसका हो गया? उप का, क्या रूप बन गया? उप गोदावरी। गोदावरी में री बड़ा है ना, ई बड़ा है, ई को क्या कर देंगे? रस्व। और रूप क्या बन जाएगा बताइए? उप गोदावरी, गोदावरी के समीप। अब देख लो, कोई विसर्ग आया क्या? नहीं। अकारांत होगा, दो ही चीजें, या तो शब्द ओरिजिनल अकारांत हो तो अम कर देंगे, या फिर शब्द के अंत में ओरिजिनल आ हो, आ को पहले रस्व कर लो ए और फिर कर दो अम, दो जगह तो अम दिखेगा, बाकी जगह कोई विसर्ग, कोई अम इत्यादि दिखाई नहीं देगा। यही अव्ययी भाव समास की एक विशेष पहचान है, या इसकी विशिष्टता है। अब देखो, मैं यहां पर दो वाक्य प्रयोग भी लेके आ रहा हूं, क्योंकि ये सारे के सारे आपके तो वाक्य प्रयोग के दृष्टिकोण से समझ में आने चाहिए। सेंटेंस आया, उपलतम आम्र वृक्षः अस्ति, उपलतम आम्र वृक्षः अस्ति, लता के समीप क्या है? आम का पेड़ है, आम का वृक्ष है। अब बताइए, उपलतम क्या रूप बन जाएगा? लतायाः समीपम, लता के समीप। उपलतम आम्र वृक्षः अस्ति। उपयमुनम देहली अस्ति, यमुना के, अब देखो उपयमुनम कैसे बनेगा बताइए? यमुनायाः समीपम, उप का समास यमुना के साथ, उप का पहले प्रयोग उप यमुना। अब यमुना के अंत में क्या है? आ को क्या हो जाएगा? रस्व। यमुना का बना यमुन, अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा? उप यमुनम हो गया, उप यमुनम। उपगंगम, गंगा से क्या बन जाएगा? उपगंगम।
ठीक है, इस प्रकार से आप समीप अर्थ के अंदर ये कार्य कर सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा अर्थ आया, वो दूसरा अर्थ क्या आया? समीप। समीप अर्थ में कौन सा अव्यय आ गया? उप अव्यय आ गया। सप्तमी के अर्थ में अधि, समीप अर्थ में उप। अब तीसरा अर्थ आ रहा है अभाव। अभाव अर्थ के अंदर निर अव्यय का प्रयोग होगा। कौन से अव्यय का? निर। जब कभी निर का प्रयोग आए ना तो उसका जो विग्रह करेंगे वो अभाव रूप में करेंगे। जैसे देखिए, मक्षी का नाम अभाव है, मक्खियों का अभाव। मैंने वहां पे षष्ठी में बताया था, कर्तरी कर्मणों कृति के दौरान इस तरह का उदाहरण दिया था। का के की का अर्थ आ रहा है ना, किसका अभाव? मक्खियों का अभाव। षष्ठी विभक्ति हो गई, मक्षी का नाम। सामान्य तौर पर हम यही कहते हैं, मक्खी का अभाव नहीं कहते, मक्खियों का अभाव, मतलब इस कमरे में मक्खियां नहीं है, बहुवचन में बोलते हैं सामान्य तौर पर, इसलिए षष्ठी का बहुवचन। मक्षी का नाम अभाव है। अभाव अर्थ में कौन सा अव्यय आया? निर। निर का समास किसके साथ? मक्षिका। मक्षिका मूल शब्द है, मक्षिका के साथ समास। पहले प्रयोग किसका हो गया? निर का। क्या रूप बना? निर्मक्षिका। अब मक्षिका के अंत में क्या है? आ को कर लेंगे ह्रस्व, आ को बना ए, निर्मक्षिक। अब अकारांत है, अम कार्य कर देंगे और रूप क्या बनेगा? निर्मक्षिकम। क्या रूप बन जाएगा? निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव। कक्षायाम निर्मक्षिकम अस्ति, कक्षा के अंदर मक्खियों का अभाव है। निर्मक्षिकम का मतलब क्या हो गया? अभाव, मक्खियों का अभाव। किसी अभाव के साथ निर जोड़ देंगे। जैसे देखो, मस का नाम अभाव है, मच्छरों का अभाव, मसक शब्द है। निर का समास किसके साथ? मसक के साथ। क्या रूप बन गया? निर्मसक। क्या रूप बन गया? निर्मसक। मसक में अंत में क्या है? ए को कर देंगे अम। क्या रूप बन जाएगा? निर्मसकम। क्या रूप बनेगा? निर्मसकम, मच्छरों का अभाव। ऐसे दंता नाम अभाव है, दांतों का अभाव। निर का समास किसके साथ? दंत के साथ। क्या रूप बना? निर्दंत। और अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा, रूप क्या बनेगा? निर्दंतम। मतलब अब जब कभी निर आ गया समास तो अव्यय भाव हो गया और उसका विग्रह करेंगे अभाव के रूप में। देखो यहां पे इसके अर्थ में भेद हो ना, एक वचन कर दो चाहे बहुवचन कर दो। दंता नाम अभाव है करें तब भी यही रूप बनेगा, और दंतस्य एक वचन करना चाहो ना, दंतस्य अभाव है तो भी रूप यही बनेगा, क्योंकि विभक्ति मैंने क्या बताया, पूर्व पद में जो विभक्ति आती है उनका तो लोप हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता। जैसे मच्छरों का अभाव की जगह आप ये कहते कि मच्छर का अभाव, एक ही मच्छर का, मस्कस्य अभाव है तो भी रूप यही बनेगा। तो विग्रह के अंदर चाहे एक वचन दे चाहे बहुवचन दे, एक ही देगा, वचन के आधार पे कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे सप्तमी वाले थे ना, आपने क्या बनाया? ग्रामे। ग्रामे में क्या बनाया आपने? अधिग्रामम। अब ग्रामे की जगह मान लो वो बहुवचन दे देता ग्रामेशु, तो अब भी रूप क्या बनता? अधिग्रामम, क्योंकि हमें तो मूल शब्द को ढूंढना पड़ता, चाहे एक वचन आए चाहे द्विवचन आए चाहे बहुवचन आए, रूप तो वही बनेगा। इसलिए ध्यान रखना, यहां पे वचन की कोई विशेष बात नहीं रह जाती। इसी प्रकार से देखिए, विघ्नों का अभाव, विघ्नों का अभाव, विघ्न नाम अभाव है। अभाव अर्थ में कौन सा अव्यय? निर। निर का समास विघ्न के साथ, निर का पहले प्रयोग, क्या रूप बन गया? निर्विघ्न। अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा, रूप क्या बनेगा? निर्विघ्नम। ऐसे ही विवादानाम अभाव है, निर का समास विवाद के साथ, क्या रूप बन गया? निर्विवाद। अकारांत है, अम कार्य हो गया, निर्विवादम। ऐसे ही दोषानाम अभाव है, दोषों का अभाव, निर का समास दोष के साथ, क्या रूप बन गया? निर्दोष। अकारांत है, अम कार्य, रूप क्या बन जाएगा? निर्दोषम। ऐसे ही विकारानाम अभाव है, विकार। विकार का मतलब कोई भी चेंजेस या विशेष प्रकार से परिवर्तन, जैसे हम कहते हैं शारीरिक विकार, शरीर में कोई परिवर्तन होना वो विकार कहलाता है। अब देखो, निर का समास विकार के साथ, क्या रूप बन गया? निर्विकार। अकारांत है, हम कार्य कर देंगे और रूप क्या बन जाएगा? निर्विकारम। इस प्रकार से आपको अभाव अर्थ में निर का समास करना होगा। तो यह क्रमिक तौर पर आपको याद रखना है कि कौन से अर्थ में कौन सा अव्यय आ रहा है। जनानाम अभाव है, लोगों का अभाव, निर का समास जन के साथ, क्या रूप बन जाएगा? निर्जन। अकारांत है, अम कार्य, लोगों का अभाव। रवस्य, रव का मतलब होता है ध्वनि, ध्वनि।
रवस्य अभाव है, निर का समास रव के साथ। अब आपको ध्यान है, संधियों में बताया था मैंने, रै के आगे रै हो, पहले वाले रै का लोभ। देखो इधर निर प्लस रव है, रै के आगे रै था, पहले वाले रै का लोभ, और रै का लोप होने पर उससे पहले ए ई उ हो, उसको क्या हो जाता है, दीर्घ। क्या रूप बन गया, देखो नीरव। अकारांत है, अम कार्य कर देंगे, रूप क्या बन जाएगा, नीरवम। ऐसे रसस्य भाव है, वही सेम पोजीशन, निर का समास किसके साथ, रस के साथ, निर प्लस रस, वही रोरी वाला काम होकर के क्या रूप बन जाएगा, नीरस। रूप क्या बन जाएगा, नीरसम, रस का अभाव। तीसरा अव्यय आ गया, अभाव अर्थ में आपने निरअव्यय का प्रयोग किया। जैसे एक सेंटेंस देखिए, गृहे निर्मक्षिकम अस्ति, घर के अंदर मक्खियों का अभाव है। जैसे मैं बोल रहा था ना, कक्षायाम निर्मक्षिकम अस्ति, कक्षा में मक्खियों का अभाव है। कक्षायाम निर्जनम अस्ति, कक्षा में लोगों का अभाव है। कक्षायाम नीरवम अस्ति, कक्षा में ध्वनि का अभाव है। व्याकरणे नीरसम अस्ति, व्याकरण में रस का अभाव है। तो ये सारी की सारी बातें आपको वाक्य प्रयोग के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखना होगा। अभाव अर्थ में कौन सा अव्यय आ गया, निरअव्यय का प्रयोग आप कर रहे हैं। चलते हैं चौथे अर्थ की ओर। चौथा अर्थ है समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है संपन्नता। समृद्धि का मतलब क्या है, संपन्नता, या फिर हम ये कह सकते हैं अधिकता, किसी भी चीज का ज्यादा होना। ज्यादा होना, ज्यादा होना क्या कहलाएगा, समृद्धि कहलाएगा। अब देखो यहां पर समृद्धि अर्थ के अंदर कौन सा अव्यय आएगा, सु अव्यय का प्रयोग होगा। तो स्टार्टिंग में यदि सु दिखे तो उसमें समृद्धि या ज्यादा होने का भाव होगा। जैसे मान लो हम ये कह दें कि इस कक्षा के अंदर ब्राह्मणों की बहुलता है, तो वहां पे सुब्राह्मणम। इस कक्षा के अंदर संस्कृत वालों की बहुलता है, सुसांस्कृतिकम। या हम ये कह दें कि इस देश के अंदर मद्राणाम समृद्धि ही, जो मद्र देश के लोग हैं, मद्र एक देश विशेष का नाम, उनकी समृद्धि उनकी ज्यादा है। सुअर्थ का, सु अव्यय का समास मद्र के साथ, सुमद्र, और रूप क्या बन जाएगा, सुमद्रम, मद्र देश वालों को ज्यादा होना। या फिर ये मान लो केरल वालों का ज्यादा होना। जैसे राजस्थान के अंदर सामान्य तौर पर जो चिकित्सा व्यवस्था है, नर्सेज इत्यादि हैं, आपने देखा होगा केरल से ज्यादा है। एजुकेशन का लेवल वहां पर ठीक ठाक है, तो यहां पर रोजगार उनको काफी मिला हुआ है। केरला नाम समृद्धि ही, केरल वालों की समृद्धि, सु अव्यय का समास केरल के साथ, क्या रूप बन जाएगा, सुकेरल। अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा, रूप क्या बन जाएगा, सुकेरलम। केरला नाम समृद्धि, केरल वालों की अधिकता। तो अधिकता अर्थ में क्या आ जाएगा, सु अव्यय का प्रयोग होगा समृद्धि अर्थ के अंदर। जैसे हम ये कहें कि कक्षायाम सुछात्रम अस्ति, कक्षा में छात्रों की अधिकता है, तो छात्राणाम समृद्धि, सु का समास छात्र के साथ, और क्या रूप बन जाएगा, सुछात्र। अकारांत है, अम कार्य, छात्रों की अधिकता। ऐसे ही अभ्यासानाम समृद्धि ही, अभ्यासों की ज्यादा होना। अभ्यास का मतलब उदाहरण, उदाहरणों का ज्यादा होना, सु का समास अभ्यास के साथ, सु प्लस अभ्यास, कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि, और रूप क्या बन जाएगा, स्वाभ्यास। अब अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा, और रूप क्या बन जाएगा, स्वाभ्यासम। जैसे आपने कहा अस्मिन पुस्तके स्वाभ्यासम अस्ति, इस पुस्तक में उदाहरण ज्यादा हैं, अभ्यास ज्यादा हैं, तो स्वाभ्यासम हो गया। तो अधिकता अर्थ में आपको सु अव्यय का अर्थ प्रयोग करना होगा। सु अव्यय का प्रयोग आपको अधिकता के प्रसंग में लेकर के आना है। तो ये चौथा अव्यय आ गया। अधिकता का जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास, वो है व्यर्थी। उधर तो क्या था, समृद्धि। समृद्धि का मतलब तो ज्यादा होना, और व्यर्थी का मतलब है न्यूनता या फिर कम होना। न्यूनता या फिर कम होना, न्यूनता या फिर कम होना। मतलब यह हुआ, जैसे हम ये कहें कि यहां पर मुस्लिमों की कमी है, कोई क्षेत्र विशेष। यवना नाम व्यर्थी, मुस्लिम के लिए कौन सा शब्द आ गया, यवन। यवन देशीय माना गया है, तो यवना नाम व्यर्थी,
दुर का समास किसके साथ? यवन के साथ। क्या रूप बन गया? दुर्यवन। अकारांत है, अमकारी हो गया और रूप क्या बन गया? दुर्यवनम। जैसे आपने देखा होगा संस्कृत की कक्षा में संस्कृत कक्षायाम दुर्यवनम अस्ति, संस्कृत की कक्षा में यवन वंशी कम है, तो दुर्यवन न्यूनता, कमी का सूचक हो गया, दुरअव्यय। ऐसे ही वचनानाम व्यर्थी, वचनों की कमी, तो दुर का समास किसके साथ? वचन के साथ। क्या रूप बन गया? दुर्वचन। क्या रूप बन जाएगा? दुर्वचनम। ऐसे ही मूढ़ानाम व्यर्थी, मूर्खों की कमी, मूर्खों की कमी, क्या रूप बन जाएगा? दुर का समास मूढ़ के साथ, रूप क्या बन गया? दुर्मूढ़। अकारांत है, अमकार्य, क्या रूप बन जाएगा? मूर्खों की कमी। हम कहें कि भारते दुर्मूढ़म नास्ति, भारत में मूर्खों की कमी नहीं है, मतलब क्या हुआ? भारत में काफी सारे मूर्ख हैं। एक बार एक अखबार में एक लाइन आ गई। क्या लाइन आई? कि भारत की 50% महिलाएं पागल हैं। तो जो महिला, जो स्त्री सशक्तिकरण वाले थे, या जिसको नारीवादी हम बोल सकते हैं, उन्होंने हंगामा कर दिया कि आपने गलत लिखा, आपने गलत लिखा, आपने ये कैसे लिख दिया कि भारत में विश्व में 50% महिलाएं पागल हैं, इसको काटिए, इसका खंडन करिए। तो दूसरे दिन अखबार ने उसका खंडन किया और उसका सेंटेंस लिख दिया कि भारत में विश्व में 50% महिलाएं पागल नहीं हैं। तो भाव वही आ गया नेक्स्ट डे भी। तो नहीं है तभी मीनिंग वही था, और है तब भी मीनिंग वही है। यहां पर दूर का मतलब यहां पे किससे आ गया? कमी से आ गया है। कोई लेना मत अपने ऊपर, इसको मजाक के रूप में ही रख लेना यहीं पर। चलो नेक्स्ट, आगामी प्रसंग ले रहे हैं अत्यय। देखो 5 हो गए। सप्तमी के अर्थ में अधि, एक्टिव रहिए आप भी। सप्तमी के अर्थ में अधि, समीप अर्थ में उप, अभाव अर्थ में निर, अधिकता या संपन्नता अर्थ में सु, और कमी या न्यूनता अर्थ में दुर। ऐसे छठा अर्थ आया अत्यय। अत्यय का मतलब होता है ज्यादा होना। ज्यादा भी कैसे? जैसे ज्यादा गिरना। जैसे हम कहें कि इस साल तो सर्दी ज्यादा गिरी, तो वो ज्यादा गिरना वाला अर्थ हो गया अत्यय। अत्यय का मतलब है ज्यादा, अति को भी पार कर जाना। ठीक है, अब की बार तो ज्यादा बारिश हुई, तो अत्यय होना, अत्यधिक होना, जिसको आप कहते हैं अतिवृष्टि हो गई इत्यादि, वो वाले प्रसंग। अत्यय अर्थ में ध्वंस या ज्यादा होने के अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग होगा। जैसे हिमस्य अत्यय, अब की बार ज्यादा बर्फ गिरी। हिम का अत्यय, तो अति का समास किसके साथ? हिम के साथ। अकारांत है, अति हिम, अकारांत को अमकारी किया और रूप क्या बन जाएगा? अति हिमम। क्या रूप बन जाएगा? हिम की अधिकता। ऐसे देखिए शीतस्य अत्ययः, शीतस्य अत्ययः, सर्दी का ज्यादा होना। अति का समास किसके साथ? शीत के साथ। अति शीत, अकारांत है, अमकार्य हो गया, रूप क्या बन जाएगा? अति शीतम। अस्मिन वर्षे अति शीतम अस्ति, इस साल तो ज्यादा सर्दी हो रही है। अस्मिन वर्षे अति हिमम अस्ति, इस साल तो ज्यादा बर्फपात हो रहा है इत्यादि। वर्षायाः अत्यय, ज्यादा वर्षा होना। अति का समास किसके साथ? वर्षा के साथ। वर्षा के अंत में क्या है? आ को क्या कर देंगे? रस्व। अति वर्षा की जगह अति वर्ष, अब अकारांत है, रूप क्या बन जाएगा? वर्षा, अति वर्षम। अब आप ये कहो कि वर्ष भी तो शब्द है और वर्षा भी शब्द है, हम जब इसका विग्रह करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे वर्ष करना है कि वर्षा? अब आप लॉजिक लगाओ, वर्ष का मतलब तो साल होता है ना, तो साल की अधिकता, भाई साल ज्यादा साल हो गया, ऐसा तो नहीं 366 की जगह 378 का हो गया हो, नहीं हो सकता। 365 या 366 अधिकतम। वर्ष का अत्यय हो ही नहीं सकता। यहां पर तो वर्ष की बजाय कौन सा बनेगा? वर्षा का ही ज्यादा लॉजिकल लगेगा। तो ज्यादा होने के प्रसंग में आपको अति अव्यय का प्रयोग करना है। जैसे आपने देखा यहां पर तो ज्यादा छाया है, तो छाया यहां अत्यय, अति का समास किसके साथ? छाया के साथ। अति छाया, रस्व कर देंगे, छाया की जगह छाय, अकारांत में अम कर देंगे, रूप क्या बन जाएगा? अति छायम। ऐसे ही अधिकस्य अत्यय, कई बार होता है ना अधिक, वो तो बहुत अधिक परेशान है, और फिर कह दिया कि वो तो इतना परेशान है कि अधिक से भी ज्यादा परेशान है, तो हम क्या कह देते हैं? अत्यधिक बोलते हैं ना। अधिक से आगे क्या हो गया? अत्यधिक।
अधिकस्य अत्यय, अधिक का भी खंडन करके आगे चला गया। तो अधिक अति का समास किसके साथ? अधिक के साथ। कौन सी संधि होगी? अति प्लस अधिक यण संधि। क्या रूप बन गया? अत्यधिक। और अकारांत है, अमकार्य हो गया, रूप क्या बन जाएगा? अत्यधिकम। ऐसे देखिए, हमने कहा कि वह व्यक्ति आधुनिक है, लेकिन कहने वो तो आधुनिक नहीं, वो तो ज्यादा ही आधुनिक है। मतलब आधुनिक का भी अत्यय कर दिया। आधुनिकस्य अत्यय, अति का समास आधुनिक के साथ यण संधि करके क्या रूप बन जाएगा? अत्याधुनिक। अकारांत है, अमकार्य हो गया, रूप क्या बन गया? अत्याधुनिकम। ऐसे देखिए, उत्तम का भी अत्यय, उत्तम से भी ज्यादा। उत्तमस्य अत्यय, अति का समास उत्तम के साथ वही यण संधि होकर के क्या बन जाएगा? अत्युत्तम। अकारांत है, अमकार्य हो जाएगा, रूप क्या बन जाएगा? अत्युत्तम। तो ऐसे प्रसंगों के अंदर आपको ये अव्ययों के कौन से अर्थ में कौन सा अव्यय आ रहा है, यही चीज याद रखने की है बस। बाकी प्रोसेसिंग तो पूरी की पूरी समान रूप से है, एक जैसी प्रक्रिया यहां पर है। जैसे जलस्य अत्ययः, अति का समास किसके साथ? जल के साथ। क्या रूप बन जाएगा? अति जलम, जल की अधिकता। और वृष्टि, वृष्टि का मतलब हुआ बारिश, बारिश, बरसात इत्यादि, बारिश से ज्यादा होना, वृष्टि का अत्यय, अति का समास किसके साथ? वृष्टि के साथ। क्या रूप बन जाएगा? अतिवृष्टि। अब देखो, अकारांत है क्या? नहीं। अमकार्य नहीं हुआ, अतिवृष्टि में विसर्ग इत्यादि नहीं आएगा। अस्मिन भारते, इस भारत में अतिवृष्टि अस्ति, ज्यादा बरसात है। या हिमालय अति हिमम अस्ति, हिमालय पर ज्यादा बर्फ है। अति हिमम का मतलब क्या हो गया? अति हिमम, अति हिमम, हिमालये अति हिमम अस्ति, हिमालय पर ज्यादा बर्फ है। अति हिमम, हिमालये अति हिमम अस्ति, हिमालय पर अधिक बर्फ है। इस प्रकार से आपको क्रमिक तौर पर इनको देखना होगा और याद करना होगा। क्लियर? 6 प्रसंग हो गए। अब आते हैं 7वें प्रसंग की ओर। 7वां प्रसंग है पश्चात। पश्चात का मतलब बाद में, और बाद में आपको क्या करना है? बाद अर्थ में कौन सा अव्यय आ जाएगा? अनु अव्यय आ जाएगा बाद में। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, वाचन, वाचन का मतलब तो क्या है? बोलना। और अनुवाचन, अनुवाचन का मतलब क्या हुआ? बोलने के बाद बोलना, वाचन के बाद अनुवाचन, यही होगा ना। करण, करण के बाद अनुकरण। एक बार तो काम किया उसको तो कहेंगे करण, और काम करने के बाद उसको दोबारा करें तो क्या कहलाएगा? अनुकरण। तो अनु का मतलब क्या हो गया? बाद में। इस अर्थ में आपको अनुअव्यय का प्रयोग करना है। और आपको मैंने षष्ठी विभक्ति के दौरान बताया था, पश्चात के योग में आया था, वहां पर कौन कौन से शब्द थे? कृते, कृते के योग में कौन सी हुई थी? षष्ठी। ठीक है, वहीं पर आया था पश्चात, पश्चात के योग में कौन सी होगी? षष्ठी। पश्चात, जैसे हमने कहा रथों के बाद सेना चल रही थी। आपने कहा सेना कब चल रही थी? आगे आगे रथ चल रहे थे, पीछे पीछे सेना चल रही थी। रथों के बाद, अकेला रथ होता तो रथस्य पश्चात, और ज्यादा रथ है तो रथानाम पश्चात। वचन का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अनु का समास किसके साथ? रथ के साथ। क्या रूप बन जाएगा? अनुरथ। अकारांत है, अमकार्य हो गया, रथों के बाद। पदानाम पश्चात, पदों के बाद अनु का समास पद के साथ। क्या रूप बन जाएगा? अनुपदम। ऐसे कूलानाम, कूल का मतलब होता है किनारा, किनारों के बाद कूलानाम पश्चात अनु का समास कूल के साथ। क्या रूप बन जाएगा? अनुकूलम, किनारों के बाद। और जनानाम पश्चात, लोगों के बाद अनु का समास जन के साथ। क्या रूप बन जाएगा? अनुजनम। अकारांत है, चारों के चारों अमकार्य हो गया। मतलब जब कभी अनु दिख जाएगा तो आपको पश्चात अर्थ करना होगा, जिस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। वचन में कोई भी कर दो, जनानाम पश्चात कर दो, चाहे जनस्य पश्चात कर दो। पश्चात के योग में आपको षष्ठी का काम हम कारकों के दौरान बता चुके हैं। ऐसे देख लीजिएगा, गमनस्य पश्चात, जाने के बाद। गमनस्य पश्चात, अनु का समास गमन के साथ। क्या रूप बन जाएगा? अनुगमन। अकारांत है, अमकार्य, अनुगमनम। जाने के बाद मतलब जैसे किसी ने गमन किया और उसके अनुरूप आप गए तो क्या कहलाएगा? अनुगमन। गमन के बाद अनुगमन। ऐसे दिनानाम पश्चात, अनु का समास दिन के साथ। क्या रूप बन जाएगा? अनुदिनम, दिनों के बाद। ऐसे गंगाया पश्चात, अनु का समास गंगा के साथ। अनुगंगा,
गंगा के अंत में आ है, रस्व कर देंगे, गंगा की जगह क्या हो जाएगा, गंग। क्या रूप बनेगा, अनुगंगम, गंगा के बाद। और भार्या के बाद भार्या यह पश्चात, अनु का समास भार्या के साथ, क्या रूप बना, अनुभार्या। भार्या के अंत में आ को कर देंगे रस्व, अनुभार्य, और अकारांत में अम कार्य करके क्या रूप बन जाएगा, अनुभार्यम। इस प्रकार से पश्चाद अर्थ में आपने अनु अव्यय का प्रयोग किया है। ऐसे देखो, गोदावर्या पश्चात, गोदावरी के बाद, अनु का समास गोदावरी। अब देखो, गोदावरी एक ही है, भार्या एक ही था एक वचन में, मुनि भी एक ही है, तो आपने एक वचन में भी कर दिया। और उससे पहले आपने देखा ना, बहुवचन था, रथानाम पश्चात। तो जैसा वचन से कोई समास पे फर्क नहीं पड़ेगा, वचन से समास के अंदर इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि वचनों का तो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। चाहे एक वचन होगा तो भी विभक्ति का लोप हो जाएगा, बहुवचन होगा तो भी विभक्ति का लोप हो जाएगा, इसलिए फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसलिए एक वचन, गोदावर्या पश्चात अनु गोदावरी। गोदावरी के अंत में क्या है, ई बड़ा, ई को क्या कर दिया, रस्व, और कोई अम इत्यादि नहीं होगा, रूप क्या बना, अनु गोदावरी, गोदावरी के बाद। ठीक है। मुने पश्चात, मुनि के बाद, अनु का समास किसके साथ, मुनि के साथ, अनुमुनि। क्या रूप बना, अनुमुनि। अब रूप क्या बन जाएगा, अनुमुनि। ऐसा कैसा, अम इत्यादि नहीं हुआ। और सेंटेंस देख लीजिएगा, अनुगंगम वाराणसी अस्ति, गंगा के बाद वाराणसी है, अनुगंगम, गंगा यह पश्चात, इस तरह का अर्थ हो जाएगा। तो ये आपके पास पश्चाद अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग यहां पर कर लिया गया है। 7 अर्थ हो गए। सातों के प्रसंग में कौन कौन से अव्यय आए, वो अव्यय आपको याद हो जाने चाहिए। कौन कौन से प्रकरण आए, किस किस रूप में आए, सारे के सारे प्रसंग। अब आता है एक अर्थ आता है यथा, और यथा के प्रसंग में कुल मिलाकर के 4 अर्थ आएंगे। 4 अर्थ आएंगे, योग्यता, वीप्सा, अनतिक्रमण और सादृश्य। इसमें भी वीप्सा और अनतिक्रमण महत्वपूर्ण है। ये वीप्सा का मतलब, योग्यता का मतलब तो समझते हो आप, योग्य होना। वीप्सा का मतलब होता है बारंबारता, पुनः पुनः होना, बारंबारता को कहा जाता है वीप्सा। अनतिक्रमण का मतलब होता है अतिक्रमण नहीं करना, किसी को अवर नहीं करना, ओवरटेक नहीं करना, किसी से आगे नहीं जाना। और सादृश्य का मतलब समानता होना। अभी चारों के प्रकरण को रख रहा हूं मैं। इस 8वें अर्थ के अंदर ही 4 अर्थ आ जाते हैं। कौन कौन से, योग्यता, वीप्सा, अनतिक्रमण और सादृश्य। देखो, योग्यता अर्थ के अंदर भी आपको अनु अव्यय का प्रयोग करना है। अब सुनो, अनु पश्चात में भी था, और अनु किस में आ गया, योग्यता में भी आ गया। और आगे चल करके देखना, सह अव्यय ना, नीचे देख सकते हो आप, सह अव्यय सादृश्य में भी आ रहा है, पर्यंत में भी आ रहा है ना। तो ऐसे प्रसंगों में इनमें से कोई एक ही विग्रह परीक्षा में दिया जाएगा। यदि अनु वाला प्रसंग आया ना, तो या तो पश्चात वाला विग्रह देगा या योग्यता वाला विग्रह देगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही सही हैं। इनमें से कोई एक ही विग्रह वहां पर देगा। देखो, रूपस्य योग्यम, क्या, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। योग्यतार्थ में कौन सा आ गया, अनु अव्यय। अनु का समास किसके साथ, रूप के साथ। अकारांत है, अम कार्य हो गया, रूप क्या बन जाएगा, अनुरूपम। ऐसे ही गुणस्य योग्यम, गुण, अनु का समास गुण के साथ, क्या रूप बन जाएगा, अनुगुणम। वह गुणों के अनुरूप ही व्यवहार करता है, वह गुणों के अनुरूप मतलब गुणों के अनुसार, मतलब गुणों के योग्यता के अनुसार, गुणों के योग्य। सह अनुगुणम व्यवहारति, वह गुणों के अनुरूप ही व्यवहार करता है। तो वो योग्यतार्थ आ गया कि जैसे गुण के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करता है। इसलिए यहां पर क्या रूप बन जाएगा, अनुगुणम। दानस्य योग्यम अनुदानम, अब ना वो अनुदान देता है, तो अनुदान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, दान के योग्य, जो वस्तु देने योग्य है उसका दान देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुदान देता है। तो दानस्य योग्यम अनुदानम। तो योग्यता अर्थ में भी आपने अनु अव्यय का प्रयोग किया। क्रमस्य योग्यम अनुक्रमम, चिंतनस्य योग्यम अनुचिंतनम। समास किसका हुआ बताइए, अनु का समास हुआ, क्रम के साथ अकारांत था, अनु का समास चिंतन के साथ, अनुचिंतनम अकारांत है, अम कार्य हो गया दोनों जगह।
देखो, अनुदानम न्यूनम अस्ति, जो अनुदान है मतलब देने योग्य वस्तु है वो क्या है, कम है। दान के योग्य वस्तु क्या है, कम है। अनुदानम न्यूनम अस्ति, तो योग्यता अर्थ में भी कौन सा अर्थ आ गया, अनु अर्थ आ गया। इसी प्रकार से देखिए वीप्सा, वीप्सा का मतलब क्या है, पुनः पुनः या बारंबारता। ध्यान रखना ये जो इस अर्थ में कौन सा भी आएगा, प्रति वाला। ये प्रति वाला जो रूप दैनिक जीवन में हम बोलते हैं काफी, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिजन, ये प्रति वाला जितना भी प्रसंग है वो सारा का सारा आपको कहां रखना होगा, अव्ययी भाव के अंदर। और इसमें वीप्सा, वीप्सा का मतलब है बारंबारता। और आपको मैंने बताया था प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, प्रति आया था ना, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति, द्वितीया। देखो, दिनम दिनम प्रति, एक एक दिन, मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करता हूं, आज भी, कल भी, परसों भी, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, दिनम 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 प्रति, कितने लगा लो। विप्सा का मतलब क्या हुआ, बारंबारता, पुनः पुनः होना। तो प्रति के योग में कौन सी होगी, द्वितीया। अब मूल शब्द क्या है, दिन, चाहे कितनी बार ले आओ, दिनम 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 प्रति, मूल शब्द तो क्या है, दिन। प्रति का समास किसके साथ, दिन के साथ। क्या रूप बनेगा बताइए, प्रतिदिनम, मतलब क्या हो गया, दिन दिन, चलते रहो, दिन दिन, मैं दिन दिन अभ्यास करता हूं, मतलब रोजाना, प्रतिदिन अभ्यास करता हूं। ऐसे आ जाइए, गृहम गृहम प्रति, गृहम गृहम प्रति, प्रति का समास किसके साथ, गृह के साथ। क्या रूप बन जाएगा, प्रतिगृहम, घर घर जाकर के सर्वे किया, तो प्रतिगृहम, प्रतिगृह जा हो जाएगा उसमें शब्द। ऐसे वनम वनम प्रति, प्रति का समास वन के साथ, क्या रूप बन जाएगा, प्रतिवनम, प्रतिवन भ्रमण करता है, एक एक वन में भ्रमण करता है। एकम एकम प्रति, एक एक को पुरस्कार देता है, एक एक को पुरस्कार देता है, तो मतलब प्रत्येक को पुरस्कार देता है। प्रति का समास एक के साथ, प्रति प्लस एक, कौन सी संधि हो गई, यण संधि। क्या रूप बन जाएगा, प्रत्येक, अकारांत है, रूप क्या बनेगा, प्रत्येकम। अकारांत के प्रसंग में क्या रूप बन जाएगा, प्रत्येकम। ठीक है। ऐसे पादम पादम प्रति, क्या रूप बन जाएगा, प्रतिपाद। अकारांत है, अम कार्य, रूप क्या बनेगा, प्रतिपादम, प्रतिपादम। ठीक है। अर्थम अर्थम प्रति, एक एक अर्थ, प्रति का समास अर्थ के साथ, वही यण संधि होकर के क्या रूप बन गया, प्रत्यर्थ। अम कार्य होकर के क्या रूप बन जाएगा, प्रत्यर्थम। तो ये जो प्रति वाला जितना भी प्रसंग आता है ना, प्रति विद्यालयम, प्रति महाविद्यालयम, प्रति देशम, प्रति राज्यम, प्रति छात्रम, प्रति गुरुम, प्रति गुरु, प्रति गुरु, उकारांत है ना, अमकारी नहीं होगा, प्रति गुरु। लेकिन प्रति अध्यापकम, प्रत्यध्यापकम, यह संधि हो जाएगी, अकारांत है, अमकारी है। देखो, मोहन है प्रतिदिनम धावती, मोहन दिन दिन दौड़ता है, रोजाना दौड़ता है, प्रतिदिन दौड़ता है, तो क्या रूप बन गया, प्रतिदिनम। तो प्रति वाला प्रसंग भी आपको यहां पर वीप्सा या बारंबारता अर्थ के अंदर रखना होगा। यथा के अंदर ही तीसरा अर्थ आता है अनतिक्रमण। अनतिक्रमण का मतलब हुआ अतिक्रमण नहीं करना। देखो कैसे, आपने कहा कि मैंने यथाशक्ति कोशिश की, मतलब क्या हुआ, जितनी आप में शक्ति थी उसके अनुरूप आपने कोशिश की, जितनी आप में शक्ति थी उतनी आपने कोशिश की, यथाशक्ति। ठीक है। आपने कहा न्यायाधीश ने अपराध के अनुसार दंड दिया, यथापराध दंड दिया, मतलब जितना अपराध था उतना दंड दे दिया। ठीक है। मतलब यहां पर अनतिक्रमण अर्थ में अतिक्रमण नहीं करना अर्थ है, और इस अर्थ में कौन सा भी आ जाएगा, यथा, और वही समास पहले की तरह। जैसे देखो, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके, देखो अनतिक्रम्य, अतिक्रम्य से पहले अन जोड़ दिया, अतिक्रम्य न अतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके, मतलब जितनी शक्ति थी ना, आपने क्या, मेरी यथाशक्ति मैंने काम कर दिया, या यथाशक्ति दान दे दिया, मतलब जितनी मेरी शक्ति थी उतना दान दे दिया, शक्ति से आगे नहीं गया मैं, मेरे बस की बात जितनी थी उतना कर दिया, तो यथाशक्ति
तो देखो यथाशक्ति, शक्ति का समास किसके साथ, सॉरी यथा का समास शक्ति के साथ क्या रूप बन गया, यथाशक्ति। शक्ति के अंत में क्या है, ई। बताओ अम होगा क्या, नहीं होगा। विसर्ग आएगा क्या, नहीं आएगा। शुद्ध रूप क्या है, यथाशक्ति, बगैर विसर्ग का, बगैर मैं का इत्यादि। मतिम, आपने कहा कि मेरे में जितनी बुद्धि थी उतना मैंने काम किया। मति बुद्धि, जैसे यहां पर देखो यथामति, यथा का समास मति के साथ क्या रूप बन जाएगा, यथामति। ठीक है। रुचि के, रुचिम अनतिक्रम्य, जैसे होता है ना आजकल का जो बफे सिस्टम होता है खाने के अंदर, उसमें यही तो होता है, रुचि के अनुसार। मतलब जितनी रुचि है, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। ये नहीं कि एक लड्डू तो और लो, एक तो ले लो आप, कोई नहीं करता बफे के अंदर। खाओ तो खाओ, नहीं मत खाओ, आपकी मर्जी है, जो खाना वो खाओ। ठीक है। और पंगत में बैठ करके तो क्या होता है, नहीं नहीं एक मेरे हाथ से तो लिया ही नहीं आपने, मैं तो नाराज हो जाऊंगा, नहीं तो एक तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो वो अलग चीज है। अब इसमें क्या है, रुचि, रुचि के अनुसार जो आपको लेना है, रुचि का अतिक्रमण नहीं है। तो यथा रुचिम अनतिक्रम्य, यथा का समास रुचि के साथ क्या रूप बना, यथा रुचि। क्या रूप बन जाएगा, यथा रुचि। ठीक है। और विधिम अनतिक्रम्य, विधि का अतिक्रमण नहीं करके यथा का समास विधि के साथ रूप क्या बन गया, यथा विधि, विधि के अनुसार, कानून के अनुसार। अपराधम अनतिक्रम्य, अपराध का अतिक्रमण नहीं किया, यथा का समास अपराध के साथ, सवर्ण दीर्घ हो गया, आ और ए में क्या हो गया, ए आ हो गया। यथापराध, अकारांत है, अमकार्य, यथापराधम। न्यायाधीशः यथापराधम दंडयति, न्यायाधीश अपराध के अनुसार दंड देता है। जितना अपराध किया ना उतना ही दंड देता है। अपराध का अतिक्रमण नहीं किया, क्यों, उसने अपराध किया था चोरी करने का और उसको दंड दे दे मृत्यु दंड, तो वो तो अपराध के अनुसार नहीं हुआ। तो अपराध के अनुसार दंड देता है। ऐसे ही नियमम अनतिक्रम्य, नियम का अतिक्रमण नहीं करके यथा का समास नियम के साथ, अकारांत है, अमकार्य, रूप क्या बन जाएगा, यथा नियमम। शीघ्रम अनतिक्रम्य, यथा का समास शीघ्र के साथ, रूप क्या बन जाएगा, यथा शीघ्र, अकारांत है, क्या रूप बनेगा, यथा शीघ्रम, शीघ्र के अनुसार। मैंने आपने कहा ना मैं यथा शीघ्र, मैं जितना जल्दी हो सकेगा ना उतनी कोशिश करूंगा मैं, तो यथा शीघ्र। ठीक है। आपने देखा ना जगह जगह हम लिखते हैं यथा प्राप्त संधि कार्य, जैसा प्राप्त हो रहा है ना वैसा संधि कार्य। प्राप्त जो नहीं हो रहा वो नहीं करेंगे। प्राप्तस्य प्राप्तम अनतिक्रम्य, तो यथा प्राप्त इत्यादि आप जगह जगह लिख रहे थे, वो उसका अर्थ हो जाएगा। चलो यथा संभव, हम कहते हैं दैनिक जीवन का भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं यथा संभव, मतलब संभव जितना हो सकेगा उतना। संभव नहीं होगा तो नहीं करेंगे, यथा संभव मेहनत करूंगा, मतलब जितना मेरे से हो सकेगा मेहनत करूंगा, मेरे से नहीं हो सकेगा तो नहीं करूंगा। तो मतलब संभवम अनतिक्रम्य, यथा का समास संभव के साथ क्या रूप बन गया, यथा संभव, अकारांत है, यथा संभवम। समयम अनतिक्रम्य, यथा का समास समय के साथ, यथा समयम, समय के अनुसार। हमारा काम मान लो कि 1 महीने में करना है, तो मैं कहूंगा यथा समय पूरा करूंगा, मतलब समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा, समय के अंदर करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा, यथा समय। ऐसे ही स्थानम अतिक्रम्य, स्थान का अतिक्रमण नहीं करके यथा का समास स्थान के साथ क्या रूप बन जाएगा, यथा स्थानम। ऐसे ही क्रमम अनतिक्रम्य, यथा का समास क्रम के साथ, जो क्रम है, एक लाइन में 10 लोग बैठे हुए थे, एक एक को कोई प्रश्न पूछना था या एक एक को कोई वस्तु वितरित करनी थी, तो आपने कहा यथा क्रम से आइए, क्रम को, लाइन को तोड़ करके मत आओ, यथा क्रमम, क्रम के अनुसार। क्रमम अनतिक्रम्य, लाइन को छोड़ करके नहीं, क्रम का अतिक्रमण करके नहीं, क्रम के अनुसार। तो ये सारे के सारे यथा अव्यय के प्रसंग में आ जाएंगे। ऐसे देखो उचितम अनतिक्रम्य, उचित का अतिक्रमण नहीं करके, मतलब जो उचित है वैसा के वैसा, यथा प्लस उचित कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। आ और उ में गुण क्या होगा, ओ, क्या रूप बन गया, यथोचित, अकारांत है, हम कार्य कर देंगे, क्या रूप बनेगा, यथोचितम। ऐसे ही अर्थम, अर्थम अनतिक्रम्य, अर्थ का अतिक्रमण नहीं करके यथा का समास अर्थ के साथ क्या रूप बन जाएगा, यथा प्लस अर्थ, यथार्थ, मतलब अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार का मतलब अर्थ का अतिक्रमण नहीं किया। और ऐसे ही स्थितिम अनतिक्रम्य, यथा का समास स्थिति के अनुसार, और क्या रूप बन जाएगा, यथा स्थिति। जैसे कोर्ट ने कहा कि यथा स्थिति बनाए रखें, मतलब जैसी स्थिति है ना एज इट इज वैसे रखें, अब इसका अतिक्रमण नहीं करना, न तो हटाना और न बनाना,
आपने क्या कह दिया, यथा स्थिति, जैसा है वैसा की वैसा, स्थिति के अनुसार। तो ये सारे के सारे प्रसंग हमारे पास यथा अव्यय के प्रसंग में जो अनतिक्रमण है उस अर्थ में ये बातें होंगी। न्यायाधीश है यथा अपराधम दंडयति, न्यायाधीश अपराध के अनुसार दंड देता है। मोहन है यथा शक्ति पाठम पाठयति, मोहन शक्ति के अनुसार पाठ पढ़ाता है। क्लियर है? इस प्रकार से यथाशक्ति का वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये तीसरा अर्थ हुआ अनतिक्रमण। यथा का ही चौथा अर्थ क्या है, सादृश्य। सादृश्य का मतलब हुआ समानता, उसके जैसा होना। जैसे आपने कहा अरे ये जो शिष्य है ना ये गुरु के जैसा ही है, ये जो बेटा है ना बाप के जैसा ही है। तो वो जो बाप के जैसा बेटा, गुरु के जैसा शिष्य, वो जैसा वाला जो प्रकरण है उसको कहा जाता है सादृश्य, उसके जैसा। ठीक है, अब देखो इस अर्थ में कौन सा अव्यय आएगा, सह। कौन सा अव्यय आ जाएगा, सह। और जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, सह अव्यय के स्थान पे क्या आदेश होगा, सह आदेश। लेकिन आगे कोई कालवाची शब्द नहीं आना चाहिए, समय का सूचक शब्द नहीं आना चाहिए। देखिए हरे है सादृश्यम, हरि के जैसा। अब बताइए सह का समास किसके साथ, हरि के साथ। क्या सह का पहले प्रयोग सह हरि, और सह के स्थान पे क्या आदेश, सह। क्या रूप बन जाएगा, सह हरि। कालवाची शब्द कोई सा भी नहीं है इनमें तो। ठीक है, भार्या शब्द भी कालवाची नहीं है, वैसे है काल, लेकिन कौन सा काल है, समय वाला काल नहीं है। चलो दुख को समझ सकते हैं। हाँ, विष्णु सादृश्यम, विष्णु के जैसा। यहां पर भी विष्णु के जैसा सह का समास विष्णु के साथ, सह के स्थान पे सह आदेश। क्या रूप बन जाएगा, सह विष्णु। सह के स्थान पर सह, सविष्णु। क्या रूप बन जाएगा, विष्णु के जैसा। ऐसे भार्यायाः सादृश्यम, भार्या के जैसी। सह का समास भार्या। ठीक है, सह के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, सह। क्या रूप बन जाएगा, सह भार्या। भार्या के अंत में आ है, आ को रस्व कर देंगे भार्य, और अम कार्य करके रूप क्या बन जाएगा, सभार्यम। इस प्रकार से आपको सादृश्य, ऐसे ही मित्र से सादृश्यम, क्या रूप बन जाएगा, मित्र के जैसा। सह का समास मित्र के साथ, क्या रूप बन जाएगा, समित्रम। गुरो हो सादृश्यम, गुरु के जैसा। सह का समास गुरु के साथ, क्या रूप बन जाएगा, सगुरुम। जैसे हम कहें शिष्य है सगुरु विद्वान अस्ति, शिष्य गुरु की तरह ही क्या है, विद्वान है। तो सगुरु, गुरो हो सादृश्यम सगुरु। या फिर हम कहें पति ही सभार्यम क्रुद्ध है अस्ति, सभार्यम के मतलब क्या होगा, पत्नी की तरह है। तो पति पत्नी की तरह क्रोधित है, पति ही सभार्यम क्रुद्ध है अस्ति। तो सभार्य का मतलब यहां पर पत्नी की तरह, इस तरह का अर्थ आ गया है। इस प्रकार से ये चार अर्थ थे, 8वें के 4 थे। ये यथा के अंदर 4 अर्थ आ गए थे, यथा के प्रसंग में 4 अर्थ आ गए थे। उन प्रकरणों को हमने रखा और सब में देखा आपने अलग अलग अव्यय आया। चलते हैं, 9वां प्रसंग है युगपत और 10वां प्रसंग है पर्यंत। युगपत का तो मतलब होता है साथ होना, और पर्यंत का मतलब होता है तक। पर्यंत का मतलब क्या है, तक। तो ऐसे प्रसंगों के अंदर, दोनों प्रसंगों में सह अव्यय का प्रयोग होगा। तो जब यदि सह वाला कोई प्रसंग आए ना, तो सह वाला प्रसंग आप पर्यंत में भी कर सकते हैं, युगपत में भी कर सकते हैं, और अभी जो सादृश्य आया ना इसमें भी कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी कर दीजिएगा, एक ही ऑप्शन के अंदर वहां पर रहेगा। चलिए, युगपत का मतलब क्या होता है, साथ। ध्यान है आपको, सह साकम समम सार्धम 17 युगपत बताया था। वहां पर 7 अर्थ वाले अव्यय थे ना, वहां पे युगपत भी था। और आपको ध्यान है सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। चक्रेण युगपत, चक्र के साथ। हमने कहा भगवान कृष्ण चक्र के साथ आते हैं। कृष्ण सचक्रम आगच्छति, चक्र के साथ। भीम गदा के साथ आता है, भीम है सगदम आगच्छति। गदा है ना, गदा में रस्व भी हो जाएगा, गद अम कार्य होकर के सगदम। चलो देखिए, चक्रेण युगपत, चक्र के साथ। सह का समास किसके साथ, चक्र के साथ। सह चक्र, सह के स्थान पे सह आदेश। सचक्र अकारांत है, अम कार्य कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा, चक्र के साथ।
ऐसे पुस्तकेन युगपत, पुस्तक के साथ, सह का समास पुस्तक के साथ क्या रूप बन जाएगा? सह पुस्तक। सह के स्थान पे क्या आदेश? स आदेश। क्या रूप बन जाएगा? स पुस्तक। अकारांत है, अमकार्य, क्या रूप बन जाएगा? स पुस्तकम। ऐसे ही प्रसंगेन युगपत, प्रसंग के साथ, सह का समास प्रसंग के साथ क्या रूप बन जाएगा? सह प्रसंग। सह के स्थान पे स आदेश, क्या रूप बन जाएगा? सप्रसंग। अकारांत है, अमकार्य, सप्रसंगम। हम कहते हैं ना सप्रसंग व्याख्या करो, तो मतलब क्या हुआ? प्रसंग के साथ व्याख्या करो। तो युगपत अर्थ के अंदर सह अव्यय का समास किया। जैसे हमने कहा सरस्वती सपुस्तकम आगच्छति, सरस्वती पुस्तक के साथ आती है, इत्यादि प्रकरण। तो साथ वाला अर्थ हो गया। प्रमाणेन युगपत, प्रमाण के साथ क्या रूप बन जाएगा? सह के स्थान पे स आदेश, क्या रूप बनेगा? स प्रमाणम। विद्यालय में कोई भी बात करो प्रमाण के साथ करो, स प्रमाणम वार्ताम करो तुम, ठीक है। ऐसे शर्तेन युगपत, शर्त के साथ, सह का समास किसके साथ? शर्त के साथ। सह के स्थान पर स आदेश, क्या रूप बनता है? सशर्त। कोर्ट ने सशर्त अनुमति दी, शर्तों के साथ अनुमति दी, शर्त सशर्त हो गया। ऐसे ही संख्येन युगपत, संख के साथ, सह का समास संख के साथ क्या रूप बन जाएगा? सह संख। सह के स्थान पे स आदेश, क्या रूप बनेगा? सशंख। क्या रूप बन जाएगा? सशंखम। इस प्रकार से आपको युगपत अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग करना है। कुशलेन युगपत, कुशलता के साथ क्या रूप बन जाएगा? सह कुशल। सह के स्थान पे स आदेश, सकुशलम। और गदया, गदा का मतलब होता है जो एक अस्त्र विशेष, अस्त्र विशेष गदा, जैसे भीम के हाथ में गदा, तो गदया युगपत क्या रूप बन जाएगा? सह गदा। सह के स्थान पे स आदेश, स गदा। गदा के अंत में क्या है? आ को क्या कर देंगे? रस्व, और रूप क्या बन जाएगा? स गदम। देखो कृष्ण है सचक्रम आगच्छति, कृष्ण चक्र के साथ आता है। ऐसे ही भीम है सगदम युद्धम करोति, भीम गदा के साथ युद्ध करता है। तो सगदम का मतलब क्या हो गया? गदया युगपत। युगपत का प्रयोग करके आपको तृतीया का कार्य यहां पर करना है। इस प्रकार से हमारे पास ये नवा अर्थ आया युगपत। और 10वां अर्थ है पर्यंत, पर्यंत या तक। जैसे कई बार होता है ना, आपने कहां तक पढ़ाई कर ली? समास तक। आपने कहां पढ़ाई कर ली? कारक तक। होता ना कई बार, हमने कहां तक तैयार कर लिया? आपने कहा 100 पेज तक। या आपको कहां तक पढ़े याद है? आपने कहा 20 तक। तो जो तक वाला प्रसंग है वो क्या है? पर्यंत है। देखो रामायण पर्यंतम, आपने पढ़ाई कहां तक कर ली? रामायण तक। पहले क्या था? ग्रंथों का एक क्रम हुआ करता था कि सबसे पहले ये पढ़ा जाएगा, उसके बाद में ये पढ़ा जाएगा। जैसे हम व्याकरण का क्रम रखें ना, पहले संज्ञा प्रकरण, फिर संधि प्रकरण, फिर कारक प्रकरण, फिर समास प्रकरण, फिर प्रत्यय प्रकरण। आपने कहां तक, आपका कोर्स कहां तक हुआ? आपने कहा कि समास तक हो गया। तो समास पर्यंत, क्योंकि आपको पता था पहला टॉपिक समास नहीं था, तो समास तक कहने का मतलब क्या हो गया? समास से पहले वाले सारे पढ़ लिए, ठीक है। तक वाला मीनिंग होगा। रामायण पर्यंतम, तो सह का समास किसके साथ? रामायण तक। क्या रूप बन जाएगा? सह के स्थान पे स आदेश, क्या रूप बन जाएगा? स रामायणम, रामायण तक। समास पर्यंतम, सह का समास समास के साथ, सह के स्थान पे स आदेश, क्या रूप बन जाएगा? स समासम। ऐसे आपने कहा प्रत्यय तक, प्रत्यय तक सह समास, सह का समास प्रत्यय के साथ क्या रूप बन जाएगा? सह के स्थान पे स आदेश, स प्रत्ययम। कहां तक पढ़ लिया आपने? स प्रत्ययम। तो स वाला प्रसंग हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए संधि पर्यंतम, संधि तक, सह का समास संधि के साथ क्या रूप बन जाएगा? सह के स्थान पे स आदेश होकर के ससंधि। लेकिन देखो संधि के अंत में क्या है? ई। अब न तो विसर्ग आएगा न अम आएगा। अब देखो वर्ष पर्यंतम, साल भर तक। कितनी पढ़ाई की? साल भर तक। तो यहां पे सह का समास वर्ष के साथ सह वर्ष, और मैंने बताया था सह के स्थान पे स आदेश होता है, लेकिन आगे कालवाची शब्द नहीं होना चाहिए। ये वर्ष और मास कैसे हैं? साल और महीना कालवाची शब्द है ना। अब सह के स्थान पे स आदेश नहीं हुआ, सह का सह रहा, और रूप क्या बन जाएगा? सह वर्षम, वर्ष तक। और मास पर्यंतम, सह मास, सह मासम।
इन दोनों के अंदर क्या नहीं हुआ, सह के स्थान पे सह आदेश नहीं हुआ। लिखा हुआ है नीचे, सह मासम और सह वर्षम उदाहरणों में सह के स्थान पर सह आदेश नहीं हुआ, क्योंकि मास और वर्ष कालवाची शब्द हैं। इस प्रकार से आपको ये मैंने 10 अर्थ बताए हैं, और इन 10 अर्थों के अंदर कौन कौन सा अव्यय आता है, ये अव्यय आपको याद रखना होगा, या फिर ऐसे याद रख लीजिएगा कि कौन से अव्यय के द्वारा कौन सा अर्थ निकल रहा है। तो ये काफी उदाहरण हमने रख दिए। ये सारे के सारे प्रकरण अव्ययी भाव समास के ही प्रकरण थे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें वाक्य प्रयोग देख लीजिएगा, मोहन है सह मासम कारकम अधीते, मोहन महीने भर कारक पढ़ता है। यह छात्र है सह समासम व्याकरणम पठती, व्याकरण छात्र समास तक व्याकरण पढ़ता है। पर्यंत अर्थ यहां पर आ गया। साल भर तक या महीने भर तक कारक पढ़ता है और समास तक व्याकरण पढ़ता है, तक वाले प्रसंग में आपने पर्यंत का प्रयोग कर दिया है। इस प्रकार से हमारे पास ये 10 अव्यय आए। पहला प्रकरण हमारा कंप्लीट हुआ अव्ययी भाव समास का। अब दूसरा प्रकरण, यद्यपि वो भी अव्यय का ही प्रकरण है, लेकिन इसमें सूत्र अलग आ जाता है। पहले वाले में सूत्र अलग था, इसमें सूत्र अलग है, इसलिए मैंने इसको सेकंड पार्ट कर लिया अलग से। यह भी पर्यंत वाला ही है, यह भी कौन सा है, पर्यंत अर्थ वाला ही है, लेकिन उसमें तो सह अव्यय का प्रयोग किया था, यहां पे आ अव्यय का प्रयोग किया। आप दैनिक जीवन में काफी शब्दों को देखते हैं ना, जैसे आपने कहा आमरण अनशन, शब्द सुना होगा आमरण। आमरण का मतलब क्या हुआ, मरने तक, जब तक नहीं मरूंगा तब तक अनशन करता रहूंगा। आमरण, मरने के बाद अपने आप टूट जाएगा, अनशन हो चाहे कोई भी हो, मतलब यह हुआ आजीवन, आजीवन सेवा करूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक, आजीवन, जीवन पर्यंत। हम दैनिक जीवन में काफी शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो जो आ है ना, वो भी अव्यय है। और आजीवन, ऐसा कोई भी प्रसंग हो, आ वाला प्रसंग संस्कृत में जब भी आता है तो उसमें जो, जिसमें आप सीमा बता रहे हो ना, मर्यादा या सीमा, उसके अंदर आपको पंचमी का प्रयोग करना होता है। या तो पंचमी का प्रयोग कर लो, या फिर सीधे तौर पे पर्यंत का प्रयोग भी कर लीजिएगा। जैसे मान लो कोई गुरुजी थे, वो छात्रों में तो या बड़े लोगों में तो प्रसिद्ध थे ही थे, लेकिन उसने कह दिया कि वो तो इतने प्रसिद्ध हैं कि बालक भी उनको जानते हैं। मतलब उनकी प्रसिद्धि कहां तक है, बालकों तक भी है। अब आपने सीमा बता दी, एक मर्यादा बता दी, कहां तक, बालकों तक भी। ठीक है, अरे युवा तो व्याकरण पढ़ते ही पढ़ते हैं, बुढ़े भी व्याकरण पढ़ते हैं, मतलब उनकी व्याकरण की प्रसिद्धि बुढ़ों तक भी है, तो आपने क्या कर दिया, बुढ़ों तक। तो यह मर्यादा होगा। जैसे पंचमी वाला प्रसंग होगा तो कैसे विग्रह होगा, आ बालेभ्यः, बहुवचन में, बालात, बालाभ्याम, बालेभ्यः, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। या तो एक तरीका तो यह है, या फिर बाल पर्यंतम, बालकों तक। अब बताइए, आ का समास बाल के साथ, बाल का मतलब बालक, और रूप क्या बन जाएगा, आ बाल, अकारांत है, क्या रूप बन जाएगा, आ बालम। अरे एक उदाहरण आपने पढ़ा होगा, आ काबुलात, काबुल तक, काबुल अफगानिस्तान इत्यादि में, आ काबुलात, काबुल पर्यंत, तो क्या रूप बन जाएगा, आ काबुल, आ काबुलम। जयपुर तक, आ जयपुरम। पटना तक, आ पाटलिपुत्रम। पटना को क्या कहा जाता है, पाटलिपुत्र, आ पाटलिपुत्रम। कोई सा भी प्रसंग आ जाए, केरल तक, आ केरलम। कश्मीर तक, आ कश्मीरम। कोई सा भी प्रसंग आ जाए, मतलब जो लिमिट बताए, सीमा बताए, वहां पर आ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखो, आ कुमारेभ्य है, कुमारों तक भी, तो क्या रूप बन जाएगा, आ कुमारम या कुमार पर्यंतम। दोनों प्रकार से विग्रह किया जा सकता है इसका। ऐसे ही हमने कहते हैं कई बार, मैं तो कंठ तक भर गया, आकंठ भर गया। ठीक है, आकंठ, कंठ तक, पेट तो सभी का भरता है, उससे ऊपर भी थोड़ा बहुत भर जाता होगा, लेकिन मैं तो कहां तक भर गया, कंठ तक, यहां तक भर गया। तो आकंठ, आपने लिमिट क्या बताया, कंठ तक। तो आ का समास किसके साथ, कंठ के साथ, क्या रूप बन जाएगा, आकंठम। आपने कहा जयपुर तक, यहां से जयपुर तक बारिश हुई, आपने सीमा क्या बताई, जयपुर तक, तो क्या रूप बन जाएगा, जयपुर पर्यंतम कर दीजिएगा चाहिए, आज जयपुर, क्या रूप बन जाएगा, आज जयपुरम।
आजीवनात् या जीवन पर्यंतम, आजीवन, जीवन जब तक है तब तक। आ का समास जीवन के साथ क्या रूप बन जाएगा? आजीवनम। तो आ वाला प्रसंग भी आपको अव्ययी भाव समास में रखना है। अमरणात्, मरने तक या मरण पर्यंतम, आ का समास मरण के साथ क्या रूप बन जाएगा? आमरणम। आपने एक शब्द का प्रयोग आता है आजानुबाहु, आता है ना, भगवान राम के लिए कहा जाता है उनकी भुजाएं इतनी लंबी थी, हाथ इतने लंबे थे कि घुटनों तक आते थे। जानू का शब्द का मतलब होता है घुटना। आजानु मतलब घुटनों तक, क्या रूप बन जाएगा? आजानु। अब यहां पर जानू पर्यंतम, जानू शब्द उकारांत है इसलिए अम इत्यादि नहीं हुआ, क्या रूप बन गया? आजानु। और फिर बहुव्रीहि में पहुंच जाएगा आजानु बाहु यस्य, मतलब जंघाओं घुटनों तक भुजाएं हैं जिसकी, उसको हम क्या कहते हैं? आजानु बाहु। वो बहुव्रीहि में पहुंच जाएगा, फिर आगे एक और शब्द जोड़ेंगे तो आजानु का मतलब क्या होगा? घुटनों तक या फिर जन्म तक। इसमें यहां पर स्टार डाल लीजिएगा। ये ओरिजिनल जो शब्द है ना आज जन्म, इसमें मूल शब्द है आज जन्मन। मूल शब्द क्या है? आज जन्मन। मूल शब्द क्या है? जन्मन। जो जन्म शब्द है ना, जन्म शब्द, उसमें जन्मन है। जन्मन के अंत में ए नहीं है, इस वजह से यहां पे अम कार्य नहीं होगा, लेकिन अंत में जाकर के न का तो लोप हो जाता है। रूप यहां पर आज जन्म ही बनेगा, यह ध्यान रख लेना। दिखने में तो आपको अकारांत दिख रहा था, लेकिन वास्तव में यह मूल शब्द क्या है? जन्मन है। जन्मन का अकारांत नहीं है तो अम नहीं होगा, और लास्ट में जाकर के न का लोप हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? आजन्म। आजन्म ही बनेगा, अम कार्य नहीं होगा। आजन्म मतलब क्या हुआ? जन्म तक, जन्म तक, जन्म से ही या जन्म तक ही, ठीक है। ऐसे ही आपाद मस्तकाभ्याम, पैर और मस्तक तक, हम कहते हैं ना वो तो आपाद मस्तक। आपाद मस्तक रंग में घुल गया, रंग में भीग गया, मतलब पैर से लेकर के कहां तक? मस्तक तक, सर तक, मतलब सारा शरीर। तो आपाद मस्तकाभ्याम द्विवचन में आ गया ना, क्योंकि दो थे, पाद और मस्तक दो थे ना, इसलिए द्विवचन के अंदर। या फिर पाद मस्तक पर्यंतम, क्या रूप बन जाएगा? आपाद मस्तकम। पैर और मस्तक तक मतलब सिर तक। जैसे अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, आ जयपुरम वर्षा अभवत, जयपुर तक बारिश हुई, मतलब सीमा बताइए आपने, कहां तक? जयपुर तक। अध्यापकस्य कीर्ति ही आबालम अस्ति, उस अध्यापक की जो कीर्ति है वो बालकों में भी है, मतलब बालकों तक भी है। बड़ों में तो है ही है, लेकिन बालकों तक भी है। और अहम आजीवनम गुरुम सेविष्ये, मैं जीवन भर गुरु की सेवा करूंगा। आजीवन का मतलब क्या हो गया? जब तक जीवन है तब तक। तो आ वाले प्रसंग के अंदर भी आपको क्या करना होगा? यहां पर जो समास है वो आपको अव्ययी भाव समास ही करना होगा। एक तरह से मानो 10 अव्यय तो वो हो गए, 11वां अव्यय आ गया। पर्यंत वाले में सह भी आया था और पर्यंत वाले में आ भी आ गया। इस प्रकार से ये सारा का सारा प्रकरण तो अव्यय वाला प्रसंग था। अव्यय के माध्यम से किसी दूसरे समर्थ पद के साथ समास होता है। पहला और दूसरा प्रकरण कंप्लीट। अब अंत में आता है तीसरा प्रकरण, जो सामान्य तौर पर हिंदी के अंदर अव्ययी भाव में काउंट नहीं होता। वो अव्ययी भाव में काउंट न होकर के अन्य किसी दूसरे समासों में जैसे द्विगु इत्यादि में काउंट होता है। सुन लीजिएगा कौन कौन से प्रसंग हैं। इसीलिए मैंने प्राय लिखवाया था, हमेशा अनिवार्य तौर पर नहीं है कि अव्यय हो। यह प्रकरण संख्यावाची का भी आ जाता है। इसमें संख्यावाची के 2 प्रसंग हैं। एक तो संख्यावाची शब्द का वंश्यवाची शब्द के साथ, और एक किसके साथ? नदीवाचक शब्द के साथ। वंश्य किसको कहते हैं? सुनिए, वंश में होने वाला वंश्य, वंश में होने वाला वंश्य। दैनिक जीवन में वंश 2 प्रकार से होता है। एक वंश होता है एक ही गुरु के पास पढ़ने वाले, या फिर एक ही विषय को पढ़ने वाले, एक तो विद्या के माध्यम से, और एक होता है जन्म के माध्यम से। जन्म कैसे? एक ही परिवार में जन्म लेने वाले एक वंश के माने जाते हैं ना। तो वंश 2 प्रकार से होता है, विद्या और जन्म, विद्या और जन्म के माध्यम से।
ऐसा कोई भी प्रसंग जिसमें विद्या की बात चल रही हो या फिर कोई परिवार की बात चल रही हो, उस प्रसंग में संख्यावाची शब्द का उस वंशवाची शब्द के साथ समास कार्य हो जाएगा। और नदीवाचक का प्रकरण अभी मैं आगे रखूंगा। क्योंकि यहां पे संख्यावाची का समास होगा तो पहले किसका प्रयोग हो जाएगा? संख्यावाची का, और नदी और वंशवाची बाद में चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं वंश का उदाहरण लेता हूं। वंश से जाता है, वंश्य है, और वंश दो प्रकार से है, विद्या और जन्म के माध्यम से। जैसे आपको पता है व्याकरण के कितने मुनि हैं? 3 मुनि है ना। किसके? व्याकरण के। बताओ, वंश हुआ हमने देखा ना, सबसे पहले पाणिनि, फिर कौन हुए? कात्यायन, फिर कौन हुए? पतंजलि। वो एक ही वंश परंपरा में माने जाएंगे क्योंकि एक ही विद्या से जुड़े हुए हैं। तो आपने कहा त्रयः मुनयः, 3 मुनि, पुल्लिंग का है ना मुनि शब्द, इसलिए किसका प्रयोग किया? त्रयः मुनयः। मूल शब्द क्या है? त्रि, और दूसरा क्या है? मुनि। संख्यावाची का दूसरे पद के साथ समास, क्या रूप बना? त्रिमुनि। अब त्रिमुनि के अंत में ई है ना, अम इत्यादि नहीं होगा, और रूप क्या बनेगा? त्रिमुनि, 3 मुनि। ऐसे देखिए पंच पांडवा, देखो ये तो विद्या के माध्यम से हो गया, लेकिन आपको पता है 5 पांडव जन्म के माध्यम से, 100 कौरव जन्म के माध्यम से, 21 भारद्वाज, जो भरद्वाज ऋषि थे उसकी 21 संतानें थी। तो एक ही परिवार में भरद्वाज की संतानों को कहा जाता है भारद्वाज। भरद्वाजस्य अपत्यम भारद्वाज है। तो यहां पे कुरु की संतान कौरव, पांडु की संतान पांडव, एक ही परिवार की बात आ रही है ना। पंच पांडवाः, यहां पे पंचन का समास, संख्यावाची का समास पांडव के साथ। मैंने आपको बताया पहले वाले पद के अंत में न होता है, तो न का क्या हो जाता है? लोप। क्या रूप बन गया? पंच पांडव, अकारांत है, हम कार्य कर देंगे, रूप क्या बन जाएगा? पंच पांडवम, पंच पांडवम। ऐसे ही सतम कौरवाः, 100 कौरव, मैंने आपको बताया था सत शब्द नपुंसक लिंग का है नित्य रूप से। सत का समास कौरव के साथ, क्या रूप बन जाएगा? सत कौरव, अकारांत है, अम कार्य, रूप क्या बन गया? सत कौरवम, 100 कौरव। और 21 भारद्वाजम, 21 21, 21 का मतलब क्या हुआ? 21। इसका समास भारद्वाज के साथ, अकारांत है ना, अम कार्य हो जाएगा, रूप क्या बन जाएगा? 21 भारद्वाजम। मतलब वो तो विद्या के माध्यम से, और ये तीनों के तीनों किसके माध्यम से? जन्म के माध्यम से। लेकिन ये फिक्स है। आपने कहा ना पंच पांडव, तभी होगा। पंच की जगह आप ये कर दो 10 पांडव, अब दुनिया में 10 पांडव तो है नहीं, नहीं है ना, फिर समास नहीं होगा। 100 कौरव है ना, तो 100 में ही होगा, 50 कौरव नहीं होगा। 21 भारद्वाज है तो 21 के साथ ही होगा, 20 भारद्वाज के साथ नहीं होगा। जन्म जिसके माध्यम से कहा गया उसी प्रसंग की बात ये कर रहे हैं। तो एक प्रकरण तो ये छांट लेना, वंश वाला, ये उदाहरण ध्यान रख लेना केवल। ये भी आपके ज्यादा काम नहीं आएगा वैसे, लेकिन आगामी जो प्रकरण मैं लेके चल रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो है संख्यावाची शब्द का नदीवाचक शब्द के साथ, और नदी का मतलब यहां पे गंगा, यमुना, सरस्वती, सारी नदियों से है। लौकिक नदियां है ना जितने भी, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कावेरी, कोई भी नदी आ जाए। और कौन से अर्थ में? समाहार अर्थ में, कलेक्शन मीनिंग के अंदर, जिसमें सामान्य तौर पर द्विगु समास होता है। हिंदी के अंदर भी द्विगु समास होता है, संस्कृत में भी द्विगु समास होता है, लेकिन समाहार अर्थ में से नदी वाला प्रसंग आपको अव्ययी भाव में रखना होगा संस्कृत के अंदर। कैसे? देखो, पंचानाम गंगा नाम समाहार है, 5 गंगाओं का समाहार, 5 गंगाओं का कलेक्शन, मतलब ऐसी कोई जगह जहां पे 5 गंगाएं मिली हुई हों। तो यहां पर हिंदी के अंदर तो यहां पर सीधे तौर पर द्विगु मानते, और संस्कृत में भी ऐसा प्रकरण द्विगु के अंदर आता है। त्रयाणाम लोकानाम समारह त्रिलोकी, अष्टानाम अध्यायनाम समारह अष्टाध्यायी, द्विगु में आता है। लेकिन केवल और केवल नदी वाला प्रसंग, नदी वाले प्रसंग को आप कहां रखेंगे? अव्ययी भाव में। पंचानाम गंगा नाम समाहर, पंचन संख्यावाची का समास नदीवाचक के साथ, पहले वाले न का लोप, क्या रूप बन गया? पंच गंगा। गंगा के अंत में क्या है? आ को कर लेंगे रस्व, पंच गंग, और अम कर लेंगे, क्या रूप बन जाएगा? पंच गंगम, 5 गंगाओं का समाहार।
उसको हम क्या कहेंगे, पंचगंगम संख्यावाची है, फिर भी समास कौन सा माना जाएगा, अव्ययी भाव। केवल नदी वाली बात, नदी के अलावा कोई बात आए ना तो फिर द्विगु में रखेंगे हम सारे, केवल नदी वाली बात यहां पर रखनी है। ऐसे देखो, द्वयो हो यमुनयो हो समाहार है, दो यमुनाओं का समाहार, द्वि का समास यमुना के साथ, द्वि यमुना, और यमुना के अंदर दीर्घ आहना ह्रस्व कर देंगे, यमुना की जगह क्या हो गया, यमुन, अकारांत है, अम कार्य कर देंगे, रूप क्या बनेगा, द्वि यमुनम, क्या रूप बन जाएगा, द्वि यमुनम, दो यमुनाओं का समाहार। ऐसे देखिए, सप्तानाम यमुना नाम समाहार है, 7 यमुनाओं का समाहार, सप्तन का समास यमुना के साथ, वही पहले की तरह क्या हो जाएगा, न का लो, क्या रूप बना, सप्त यमुना, अंत में आ है, ह्रस्व कर देंगे, सप्त यमुना, अकारांत है, अम कार्य कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा, सप्त यमुनम। और सप्तानाम सरस्वती नाम समाहार है, वही 7 सरस्वतियों का समाहार, सप्तन का समास सरस्वती के साथ, न का लोप, क्या रूप बना, सप्त सरस्वती, ह्रस्व कर देंगे, सप्त सरस्वती, फाइनल रूप भी क्या बन जाएगा, सप्त सरस्वती। अब अम इत्यादि नहीं हुआ, अकारांत होता तो अम करते, अन्यथा कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, संख्यावाची का यदि नदीवाचक के साथ प्रसंग हो तो वहां पे आपको अव्ययी भाव समास ही रखना है। अब मैं 2 उदाहरण रख रहा हूं, एक तो गोदावरी और एक नदी। सुनो इधर देखिए, नदी शब्द भी आ जाएगा, गोदावरी और नदी। गोदावरी और नदी शब्द से पहले यदि संख्यावाची शब्द हो, अव्ययी भाव समास में गोदावरी और नदी शब्द से पहले यदि संख्यावाची शब्द हो, केवल संख्यावाची की बात कर रहे हैं, संख्यावाची शब्द हो तो गोदावरी और नदी शब्द को यद्यपि अंत में ई था ना, नियमानुसार तो क्या होना चाहिए था, ह्रस्व होना चाहिए था, इधर भी ई था, नियमानुसार ह्रस्व होना चाहिए था, लेकिन केवल 2 शब्दों को छांट लिया और इनके प्रसंग में भी यदि संख्यावाची है तो ही आप इनको अकारांत कर देंगे, मतलब दीर्घ ई के स्थान पर ए हो जाएगा, इधर भी दीर्घ ई के स्थान पर ए हो जाएगा, और ए होने का फायदा क्या हुआ, अम कार्य कर देंगे और रूप क्या बनेगा, सप्त गोदावरम पंच नदम। लेकिन केवल 2 ही शब्द, कौन कौन से, गोदावरी और नदी। इससे पहले वाला उदाहरण हमने क्या दिया, सरस्वती का उदाहरण दिया ना, सरस्वती में अकारांत नहीं किया, सरस्वती में तो ह्रस्व किया है, बस केवल 2 ही शब्द, गोदावरी और नदी शब्द से पहले संख्यावाची आ जाए तो फिर आपको अकारांत करना होगा, लेकिन संख्यावाची होगा तो ही। पीछे चेक करो, पीछे जो अव्यय वाले प्रसंग थे ना, वहां पे जो गोदावरी का प्रसंग आया, उप गोदावरी, वहां पे ह्रस्व किया ना, वहां पे क्यों नहीं किया अकारांत, क्योंकि वहां पे अव्यय था। हमने नियम क्या दिया, देखो इधर, अव्ययी भाव समास में गोदावरी और नदी शब्द से पहले संख्यावाची हो तो ही अकारांत होगा, अन्यथा अकारांत नहीं होगा। उधर आया था ना उपनदी, उप गोदावरी, वहां पे तो अकारांत नहीं हुआ। ये फिक्स प्रकरण थे जिनको आपने रखा है। इस प्रकार से ये हमारा आज की कक्षा के अंदर हमने जो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास के प्रकरण को रखा। कुल मिलाकर के हमने यहाँ पे 3 प्रकरण रखे। सबसे पहला प्रकरण तो क्या आया, कुछ कुल मिलाकर के 10 अव्यय बताई हमने आपको, 10 अव्ययों का किसी समर्थ पद के साथ समास हुआ। और दूसरा प्रकरण हमने क्या रखा, जो आ अव्यय है ना, आ अव्यय का पंचमी वाले पद के साथ समास हुआ। और तीसरा प्रकरण क्या रखा, संख्यावाची शब्द का एक तो किसके साथ, वंश वाले शब्दों के साथ, और एक संख्यावाची शब्द का नदीवाचक के साथ समाहार अर्थ में। और इसी में एक नियम दे दिया, नदी और गोदावरी शब्द हुआ तो अकारांत आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से यह हमारा अव्ययी भाव समास था, जिसके प्रकरण को आज की कक्षा में हमने रखा है। अब आगामी कक्षा के अंदर हम तत्पुरुष समास की जो प्रक्रिया है उसको यथावत रखेंगे। धन्यवाद।